हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं कमाल का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है। सी बाय लार्ज ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर इस बारे में है कि जेंडर का, रिलीजन का और कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो ना, और पॉलिटिक्स का इन तीनों पर क्या असर होता है कि पॉलिटिक्स कैसे जेंडर को यूज करके या रिलीजन को यूज करके हो सकता है वोट ले रही है। तो ये क्या है, मतलब पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है जेंडर, रिलीजन और कास्ट के साथ, और इन तीनों का क्या रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स के साथ। ये बाय एंड लार्ज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, मेरा तो ये अखंड मानना रहा है कि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी होती है, तो हिस्ट्री में बहुत चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। बहुत चीजें इन द सेंस, मतलब हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है ना। चैप्टर्स भी बड़े बड़े होते हैं। अब हिस्ट्री में देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया देख लो, नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर तुमको बड़ा लग रहा है तो तुमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा ही नहीं है। अरे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के ये 1950-47 तक का पूरा इतिहास दिया है उसमें। ठीक है, 1995 तक, सॉरी 45 तक का दिया है मेरे ख्याल से। मतलब राइट फ्रॉम द 1914 टू 1945, इतना बड़ा, इतने सालों में है ना। 1914 से 24, 34, 44, अराउंड 31 ईयर्स, 30-40 साल का इतिहास उस एक चैप्टर में दिया। जो भी मेजर इवेंट्स थे, यहां कांग्रेस सेशन, वहां सत्याग्रह, वहां नॉन कोऑपरेशन, फिर क्यों वापस लिया, फिर सिविल डिसोबीडियंस क्यों वापस लिया, वो लिया उसके लिए जो पैक्ट साइन किया, वो पैक्ट कौन सा था, वो बड़ा चैप्टर है। ठीक है। तो हिस्ट्री में चैप्टर्स बड़े होते हैं, तो हिस्ट्री में चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ती है। पर सिविक्स में मेरा ये अखंड मानना है कि आप फालतू की चीजें मत पढ़ो, अपना टाइम जितना बचा सकते हो उतना टाइम बचाओ। मेरी भी कोशिश यही रहेगी। ठीक है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, कई लोग इस चैप्टर को पढ़ते हुए बहुत भावुक हो जाएंगे या अलग ही दिशा में लेके जाएंगे। मैं आपको वहां नहीं ले जाने वाला। ठीक है। मैं आपको सीधा बताऊंगा, आपकी लैंडिंग सिर्फ वही कराऊंगा जहां जरूरी है। एक स्टूडेंट की नजर हमेशा उसके आंसर्स के ऊपर होनी चाहिए। एक स्टूडेंट जो है उसको यही देखना चाहिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं और मेरे लिए इसमें क्या समझने लायक है। इस चैप्टर में तुम्हारे लिए क्या समझने लायक है, ये चैप्टर जो है, जैसे मैंने बताया, जेंडर, रिलीजन और कास्ट का पॉलिटिक्स के ऊपर। तुम इस समाज में रहते हो, तुम राजनेता बनो या ना बनो। अरे कौन कहता है तुम राजनेता बनो? बनना चाहते हो तो बन सकते हो, किंतु अगर तुम राजनेता नहीं भी बनते फिर भी राजनीति का असर तुम पे होता है। क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, जो भी मंत्री है वो पॉलिसीज बना रहे हैं, रह तो इसी देश में रहे हो, तो जो भी पॉलिसी पूरे देश के लिए बनाई जाएगी, जैसी भी पॉलिटिक्स पूरे देश में चलेगी, उसका असर तुम पे लाजमी है, होगा। तो इसीलिए तुम समझोगे कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट का क्या असर होता है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। फालतू की चीजें पढ़ के टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है। मेरी टेक्स्ट बुक आज मैं नहीं लेकर आ पाया। ठीक है। उसकी बाइंडिंग बहुत खराब हो गई है, उसको रीबाइंडिंग के लिए दिया है। मैं नई नई टेक्स्ट बुक्स अननेसेसरी खरीदने में विश्वास नहीं रखता, भले ही पैसा कितना भी आ जाए। ओल्ड इज गोल्ड। तो ये नोटबुक में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं, बट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने चैप्टर पीडीएफ खोला है, और जो जो लाइंस हाईलाइट करने हैं, आई मीन आपको अंडरलाइन करने हैं, वो मैंने इस चैप्टर पीडीएफ में भी अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर आप समझने वाले हैं। आप फटाफट नीचे आ जाइए मेन। ठीक है। ये ओवरव्यू हमको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। हम सीधा आएंगे यहाँ पे जहां आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी। ठीक है। वील कम एट पेज नंबर 40। ठीक है। पेज नंबर 39 पे कुछ नहीं पढ़ना है। यहां आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी, एक बंगाली महिला की। ठीक है। ये पेंटिंग जो है ये विमेन एम्पावरमेंट को दिखा रही है। दोस्तों देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर मेरी बात सच लगे तो मान लो, नहीं तो छोड़ देना, तुम अपनी खोज खुद करते रहना। इस चैप्टर में जो भी चीजें लिखी हैं भारत के बारे में, चाहे विमेन के बारे में, ये वो सभ्यता है जहां देवताओं से अधिक देवियां रही हैं। ठीक है। ये बीते हुए 40, 50, 60, 70 सालों के आधार पर लिखा है, उसके पहले का कुछ नहीं लिखा है। उससे पहले जो हुआ सो हो गया। ठीक है। तुम इसको यही समझ करके चलना कि भारत का एक नया जन्म हुआ जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए। अंग्रेजों से पहले भी बहुत लोग हम पर हमला कर गए। बहुत बेवकूफ लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के राजा आपस में लड़ते थे इसलिए विदेशियों ने आक्रमण किया। नहीं साहब, 700 साल लगातार आक्रमण हुए, तब जाके पहला किला जो है वो गिरा। ये इतिहास, रिटन हिस्ट्री, 700 तो रिटन है। मेरे को तो लग रहा है कई सालों से हमले हो रहे थे, क्योंकि ये 700 साल तक तो सिर्फ मंगोल्स और मुगल्स इन्वेजन करते रहे। मंगोल से ही मुगल बनाए। ठीक है। कोई अलग प्रजाति नहीं है। तो जो इन्वेडर्स हैं वही अराउंड 700 ईयर्स अटैक करते रहे। उनसे पहले वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो जो महान, जिसका गुणगान गाते हैं ग्रीक हिस्टोरियंस, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी भारत में आए। ग्रीस से मेगास्थेनीज द एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में गिरी। यूनान, ग्रीस कहां है देख रहे हो?
अरे कभी वर्ल्ड मैप देखना, ग्रीस कहाँ है और इंडिया कहाँ है, तुम्हें समझ में आएगा। तो भारत में पहले से हमले होते आए हैं, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया, वो पोरस के बारे में वो जो भी लिखते होंगे, खैर। तो तुम ये बात समझ करके चलो कि एक टाइम पे ये गोल्डन सिविलाइजेशन थी, उस वक्त की बात यहां नहीं हो रही है। इस चैप्टर में किसके बारे में बात हो रही है कि जब सब सभ्यताओं को बर्बाद कर दिया गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, हमने गुलामी का दौर झेला, और उसके बाद जब हम गुलामी से छूटे तो उसके बाद जो कुछ कुरीतियां और कुछ कुप्रथाएं होंगी उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें तुम देखोगे, ठीक है। मोर और लेस ये चैप्टर बहुत डीपली किसी चीज के अंदर डाइव नहीं करता। ये चैप्टर बस हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदू है मुस्लिम है कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कास्ट के बारे में आप लास्ट में थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है। आप तो बस मस्ती में अपना चैप्टर समझो, फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी है। इस पूरे पेज में अगर एक ही चीज तुम्हें आएगी वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जो पिंक से लिखा है। तो अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ये पेज नंबर 40 है, राइट। पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40 पर राइट हैंड साइड यहां तुमको दिखेगा, है ना, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। क्या दिखेगा तुमको? जेंडर एंड पॉलिटिक्स दिख रहा है? अरे हाँ या ना, दिख ही रहा होगा, ठीक है। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, यहां से एक ही क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। पहले हम देखेंगे जेंडर और पॉलिटिक्स, समझते हैं। देखो पॉलिटिक्स का मतलब कई लोगों को लगता है बीजेपी कांग्रेस, एमपी एमएलए, ये है ना। अरे पॉलिटिक्स मतलब तुमको क्या लगा, जी जी बीजेपी कांग्रेस एमपी एमएलए लोकसभा राज्यसभा? नहीं, पॉलिटिक्स का मतलब होता है गवर्नेंस, गवर्नमेंट में क्या इनकी जगह है। क्या क्या ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स मतलब जरूर नहीं है कि नेशन के लेवल पे हो, घर पे भी हो सकती है। क्या घर में जो महत्वपूर्ण निर्णय है उन निर्णयों में जननी की अनुमति ली जाती है ना। कि मतलब कभी कोई अनबन हो गई मां से, उसके बाद मां की गलती मानो हो सकती है, पर हम कभी भी क्षमा नहीं मांगेंगे। हम ये सोचेंगे मैं तो गलत नहीं हूं तो मैं क्यों क्षमा मांगू, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता से आपका संबंध एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट में नहीं होता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर किसी बुजुर्ग से ही, अब देखो वो आपके कौन है, अगर किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो तो उनकी गलती मत उनकी उम्र देखो। साहब अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मेरा डिसएग्रीमेंट मेरे भाई के साथ हो सकता है, मेरी पत्नी के साथ हो सकता है, मेरी मां के साथ हो गया, मेरे शिष्य के साथ हो सकता है, शिष्या के साथ हो सकता है। तो अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो सकता है, पर उस अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की वजह से सम्मान और मर्यादा नहीं जानी चाहिए। जो आपसे, क्योंकि उन्होंने जितना आपके लिए, स्पेशली आपकी माओ ने जितना आपके लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया है। अगर वो कभी कोई गलत बात करती हैं तो आप उनका प्रतिकार कीजिए, आप कहिए कि मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन अगर छोड़ना पड़ता है तो छोड़ दीजिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने सपने पूरे ना करें। वो आपसे कहे कि तुम डॉक्टर वॉक्टर मत बनो, तुम इंजीनियर बनो, तो तुम डॉक्टर ही छोड़ दो, नहीं। जहां स्टैंड लेना जरूरी है जहां पे लो। अगर लगता है कि कुछ जगह है जहां पे स्टैंड नहीं भी लिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो छोड़ दो। लेकिन अगर ये लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि जीवन तो तुम्हारा भी है तो स्टैंड लो। पर अगर कभी तकरार हो भी तो भी एक मर्यादा उसमें होनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए किसी का भी, ठीक है। खास तौर पे अगर वो तुम्हारे माता पिता है, साहब कौन है वो आपके, ठीक है, ये देखना चाहिए। इसीलिए जब किसी से झगड़ा हो किसी बुजुर्ग से, उनकी गलती नहीं साहब, उनकी उम्र देखिए। तकरार हो, अगर नोक झोंक हो तो ठीक है, पर उसमें मर्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उनका अपमान करना या फिर उन्हें चोट पहुंचाना, ये सही चीजें नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो पॉलिटिक्स मतलब तुम वही बीजेपी कांग्रेस मत समझो, पॉलिटिक्स मतलब दुनिया भर की, तुम कंफ्यूज मत हो। तुम सीधा क्वेश्चन लिखो, ये पेज के ऊपर ही, पेज नंबर 40 के ऊपर ही पेंटिंग दिख रही है ना, उसके ऊपर ही क्वेश्चन लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट, या व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एकम सत्यम, वो सत्य को अलग अलग तरीके से पूछे, उत्तर तो तुम वही लिखोगे, ठीक है। अब शुभम सर एक तरीके का उत्तर लिखना क्या है वो मैं तुमको बताता हूं, कैसे लिखना है वो तुम्हारे ऊपर है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, मैंने आज तक ऐसा एक भी बेहतरीन स्टूडेंट नहीं देखा जिसने टीचर के पढ़ाए हुए या बुक के लिखे हुए आंसर्स में अपने कलर्स नहीं भरे, अपना वर्जन आंसर का नहीं बनाया। जिसने नहीं बनाया, समाज ने कभी उसे बेहतरीन नहीं कहा। आम जीवन जी सकते हो साहब आप, ठीक है। तुम लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? देखो सेक्सुअल, द वर्ड सेक्सुअल मींस जेंडर की बात होती है ना। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर में क्या, जिसको जूम करता हूं थोड़ा आपको बेटर दिखेगा, ठीक है। आप बस यहां अंडरलाइन कर लो, ये जो पिंक कलर से लिखा है मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, इसको अंडरलाइन कर लेना, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बगल में देखो सेक्सुअल वर्ड को अंडरलाइन करो और एरो बना के लिखो जेंडर।
सेक्सुअल से आपको क्या समझना है, यहाँ पे जेंडर के बारे में बात हो रही है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि इट इज बेस्ड अपॉन दी, सी डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि देखो तुम एक ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां पे औरतें भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं। अब क्या है कि औरतों को अलग तरीके का काम दिया जा रहा है, मर्दों को अलग तरीके से, मानो दोनों को सेम काम दिया भी जा रहा है, तो भी क्या होगा, उसमें औरतों को कम वेजेस मिलेंगे, पुरुषों को अधिक वेजेस मिलेंगे। कि सोसाइटी की, अब मानो कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपको पता है वो सीमेंट वगैरह वो सर पे ले जाकर के देना होता है, पत्थर वत्थर, है ना, ईटे वीटे एक जगह से उठा के दूसरी जगह, या कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां औरतें, है ना, महिलाएं, पुरुष सब काम कर रहे हैं, और दोनों सेम काम कर रहे हैं, पर उसके बाद भी पुरुषों को अधिक वेतन दिया जा रहा है और महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है। ये जो होता है, इनको ज्यादा सैलरी, इनको कम सैलरी, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना भी ऊपर डिफरेंस होता है, इसी को कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। कि सेक्सुअलिटी के आधार पे, लिंग, जेंडर के आधार पे आपने लेबर को डिवाइड कर दिया है ना। क्या ये ज्यादा पैसा कमाने वाले, ये सेम काम करने के बाद भी थोड़ा कम पैसा कमाने वाली, है ना, इनको, ये महिलाओं को अलग ही, जैसे कोई औरत, स्त्री है, कोई महिला है, ठीक है, वो थोड़ी सुंदर दिखती हैं, तो क्या होगा कि भले ही उनकी ब्रेन्स बहुत ज्यादा, उनको रिसेप्शन पे बैठा देंगे कि आप जो क्लाइंट आएंगे आप उन्हीं को लुभाते रहिए, आप अंदर, आप क्या मेन काम करेगी वो, भले ही अंदर काम करने वाले से बेहतर काम इनको आता हो, पर नहीं। तो तुम समझ रहे हो, तुमको एग्जामिनेशन में इतना लिखना नहीं है, पर मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कि ये सारी चीजें, खैर मैं इसमें क्या बताऊं अभी। हाँ, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर तुम समझना, ठीक है, आदमी को अलग काम, औरत को अलग काम, आदमी को ज्यादा सैलरी, औरत को कम सैलरी, इट इज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मींस द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर। जेंडर के आधार पे लेबर को डिवाइड, डिवीजन ऑफ लेबर जेंडर के आधार पे, है ना, द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर, है ना, इन सच अ वे दैट समटाइम्स द मैन इज बीइंग पेड मोर, है ना, एंड विमेन इज बीइंग पेड लेस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम आर डूइंग द सेम जॉब। उसी को वही कहा गया है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेजेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्वांटिटी भी होती है कभी कभी, मैं इसका आंसर लिखवाऊंगा, मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, तुम बस मस्ती में कॉन्सेप्ट समझो, आंसर भूल जाओ। ये समझो कि शुभम सर बस एक कहानी सुना रहे हैं, तुम्हें बस कहानी सुननी है, ये कहानी कभी तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बस सुनो, साहब अच्छी लगे तो ठीक है, याद रखना, नहीं तो भूल जाना, बस सुनो, टेंशन मत लो अभी से, एक रात पहले वीडियो देख लो, क्या होगा टेंशन लेके, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखना, जो एंड मोमेंट पे वीडियोस देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में है उसको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें पता होगा। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मानो ये क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं पता, कुछ भी लिख दो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन सेक्सुअलिटी, यार एक नंबर मिल सकता है इसमें। बेहतरीन स्टूडेंट वही है ना जो, मतलब समझ रहे हो ना, तुम समझ जाओ। एनीवेज, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या लिखोगे, देखो क्वांटिटी, 3 शब्द होते हैं, देखो 3 कीवर्ड्स होते हैं, है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेजेस, QQW, QQW, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेजेस। वेजेस सैलरी, भाई तुम वेजेस नहीं लिखना, सैलरी लिखो, QQS चलेगा, है ना। सैलरी में सेम जॉब करने के लिए, फॉर द सेम जॉब, है ना, द मैन इज बीइंग पेड मोर देन द वुमेन, ये क्या हो गया, सैलरी या वेजेस। क्वांटिटी भी होती है, कभी कभी पुरुषों के ऊपर भी उल्टा एंगल आता है, कि मतलब ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जांपल या रोड कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल लेते हैं। मानो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें अब मानो कि कोई थोड़ा मेहनत वाला काम करना है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो विमेन को नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, वो मर्दों को भेजेगा, जाओ तुम करो, तुम करो, जाओ तुम करो, वो बेचारा थका हो, नहीं तुम करो, तुम करो, ठीक है, वो ऐसा होता रहता है। देखो इसमें ऐसा कोई बढ़ा चढ़ा के करने वाली बात नहीं है, हर जगह के अपने वो होते हैं, प्रोज और कॉन्स होते हैं, ठीक है। तुम ये याद रखना कि ये चैप्टर इसलिए मैं बहुत ज्यादा टच नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव इश्यूज पर है, और मैं ऐसा टीचर हूं कि मैं यहाँ फटाफट तुमको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर या व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म ऐसे क्वेश्चंस करा के निकल सकता हूं, लेकिन नहीं साहब, हम पढ़ाए हैं, बच्चे 5 देके 5000 देके, हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता था, आज भी मैंने बहुत ऑफलाइन में बहुत NTSC और स्कॉलर्स मैंने निकाले। फर्क हमको इस बात से पड़ता है कि हमको भाई बढ़िया पढ़ाना है, और एक वैल्यू बिल्ड करनी है कि आगे चल के ये मेरे स्टूडेंट छिछोरागिरी ना करे, कम से कम जा करके,
ठीक है, ये बात समझे कि जब एक जेंडर दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करेगा तभी वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का सिस्टम हमेशा से इस देश में रहा है, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर, है ना, पहले ही पॉइंट है, राइट अ शॉर्ट नोट, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, व्हाट आई मीन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर, है ना, ये बेस्ड अपॉन सेक्सुअलिटी, उसी को कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज बेसिकली द डिस्क्रिमिनेशन ऑन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। क्वांटिटी मैंने बताया कि, है ना, कि उसको लगेगा कि ज्यादा काम लड़के को दे दो ये कर लेगा, द विमेन इज मोर टैलेंटेड, बट नो उसको मत दो, है ना, वो तुम लड़के को ज्यादा काम दे दो, इसको कम, द क्वालिटी, है ना, इसको ज्यादा काम इसको कम काम, है ना, सॉरी क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, इसको ज्यादा काम इसको कम काम, क्वालिटी ऑफ वर्क भी मैटर करता है। जैसे मैंने तुमको बताया, देयर इज अ वुमेन हु लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, एक अच्छी स्त्री है, उनको उनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है ना, मानो, लेकिन तुम उनको आगे रिसेप्शन पे बैठा रहे हो, मैनेजमेंट का काम नहीं दे रहे, जबकि शी इज क्वालिफाइड, शी कैन डू मैनेजमेंट रियली वेल, नहीं तुम आगे ही बैठो, क्लाइंट्स को लुभाओ, वही सारी चीजें होती हैं। सो क्वालिटी ऑफ वर्क, द क्वांटिटी, अब तुमको क्वांटिटी क्वालिटी को एक्सप्लेन नहीं करना है इतना, तुम बस यही लिखना, write a short note on sexual. The sexual division of labor refers to the division of labor based upon gender या based upon sexuality. The division of labor based upon gender, है ना, the discrimination exists on basis of quality, quantity and the wages, ठीक है ना। sometimes different quality of work is given to men and women, है ना, more quality of different quantity of work is given to man and women. For the same work the man is being paid more and the women is being paid less. तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। देखो इस चैप्टर में अगर तुम पढ़ने जाओगे ना, वो तुमको थका देंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं पूरी सीबीएसई की ये चैप्टर, स्पेशली मैं पूरा चैप्टर चार्ट जाऊंगा, थक जाओगे साहब, चार्ट नहीं पाओगे, इतना कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो मेन चीजें समझ जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, वही तुम्हारे लिए है, वही है, ठीक है। और हाँ, जो कुछ नोट्स जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये चैप्टर पीडीएफ मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का पावर शेयरिंग का भी मैंने दिया है, ठीक है। पावर शेयरिंग तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। एनीवेज, तो क्या हुआ है कि ऐप के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नोट्स देते हैं, तो बहुत बार वहीं से उठा के लोग चोरी करके अपना टैग डालते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो एड्यूहैप का जो ऐप है, जो भी मैं पावर पॉइंट में लिखूंगा, ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस खुद भी नोट करते होंगे, पर मेरे लिखे हुए अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए और ये जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का चैप्टर पीडीएफ चाहिए, तो आप एड्यूहैप का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें फ्री में नोट्स के सेक्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी चैप्टर वाइज हर चैप्टर के फ्री नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। प्लस जो लाइव बैचेस हैं वो तो चलते ही रहते हैं, इन बैचेस में भी आप एनरोल होना चाहे तो हो सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ओ कम ऑन यार, वाइट इंक दो, हाँ चलो बढ़िया है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शुभम सर के लेक्चर में जो भी बैठा है वो अपना ग्रंथ साथ में लेकर के बैठा है, और पेन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल से लिखो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, ठीक है, उसका जिक्र यहां पर तुमको किया जाएगा। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज द डिवीजन ऑफ लेबर, ना, it is the division of labor based upon gender or sexuality. ठीक है, इज द डिविजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर, तुम इतना ही लिखना, ठीक है, वही है द डिविजन ऑफ लेबर, है ना। It also deals with, it also deals with the discrimination in terms of, अब इस पॉइंट को और आसान तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैं पहले बताई, इट ऑल्सो डील्स विद द डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ, या तुम डिस्क्रिमिनेशन वगैरह मत लिखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, हम खुद हो जाते हैं, तुम कैसे नहीं होगे, ठीक है। तुम बस इतना लिखना, ये पॉइंट तो सबको याद हो ही गया होगा, ठीक है।
जो ये वाला पॉइंट है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, तो इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर. सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर और सेक्सुअलिटी. ठीक है ना. है ना. जेंडर, अब तुमको ये लिखना है कि मतलब काम में कहीं भी महिला, किसी भी ऑफिस में महिला और पुरुषों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना. तुमको लिखना क्या है बता देता हूँ. मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है 3 बेसिस पे. क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, वेजेस के बेसिस पे. उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन इज क्वांटिटी क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तुम सीधा उसको लिखना सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर और सेक्सुअलिटी. है ना. ऑल्सो देयर इज discrimination on the basis of, या कोई स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकता है कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. ठीक है. ऑल्सो देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर विथ रिस्पेक्ट टू quantity, quality and wages. ठीक है. Also there is discrimination on the basis of gender with respect to quantity, quality and wages in the employment sector, या वही है in the terms of employment या in the offices, ऐसा भी तुम लिख सकते हो. ठीक है. कभी भी कोई भी काम करने जाए तो डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर और सेक्सुअलिटी, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेजेस. है ना. या डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेजेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वही तुम लिख सकते हो अपने हिसाब से. ठीक है. अब इसको बाद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना. ठीक है. क्वांटिटी के आधार पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्वालिटी के आधार पे और वेजेस के आधार पे. वेजेस का तो सबसे सिंपल है. ठीक है. कि फॉर द सेम जॉब, है ना, मैन इज, हमेशा मत लिखना, फॉर द समटाइम्स डाल देना. फॉर द सेम जॉब मैन इज समटाइम्स पेड मोर देन द विमेन. है ना. फॉर द सेम जॉब मैन इज समटाइम्स पेड मोर देन द विमेन. क्वालिटी के बारे में, है ना, लिख देना डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वर्क, different quality of work is given based upon gender. जेंडर के आधार पे अलग. अभी सेम स्टेटमेंट ऊपर कॉपी पेस्ट कर देना. डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वर्क, है ना, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वर्क इज गिवन बेस्ड अपॉन जेंडर. है ना. या इस आंसर को एक्टिव से पैसिव कर देना ताकि लाइन थोड़ी अलग लगे. क्वांटिटी ऑफ वर्क is distributed unevenly. थोड़ी इंग्लिश. quantity of work is distributed unevenly based upon gender. देखो ये आंसर लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली बेस्ड अपॉन जेंडर, discrimination exists in terms of employment when we talk about quantity, quality. मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है. मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूं, पर हो सकता है कुछ चीजें मैं भी बहुत अच्छे से ना समझा पाऊं. पर मैं इतना समझा सकता हूं कि लिखना क्या है. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी तुम्हें एक बेस्ट आंसर नहीं बता सकता. ये मेरे हिसाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं. मुझे लगता है ये आंसर बच्चा कैसे याद करेगा. ये फर्स्ट पॉइंट तो मुझे लग रहा है अभी पढ़ाते वक्त कि बच्चा याद कर लेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये वो इतना याद कर लेगा कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर. सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन जेंडर और सेक्सुअलिटी. है ना. उसके बाद उसको ये लिखना है कि ये जो डिवीजन है, तो मैं वो ऐसा लिख सकता है क्या कि दिस डिवीजन ऑफ लेबर, है ना. हमने क्या देखा, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज द डिवीजन ऑफ लेबर दैट एग्जिस्ट बेस्ड अपॉन जेंडर. फिर दिस डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट इन थ्री कैटेगरीज
in terms of this division of labor exists in 3 categories, or this division of labor exists in terms of quantity, quality and wages. ये थोड़ा easy लग रहा है ना? क्या क्या हो गया यार? हाँ, this division of labor exists in terms of this division of labor exists in terms of quantity, quality and wages. Yes, तो जो सेकेंड पॉइंट मैंने इतना बड़ा चढ़ा के तुमको लिखवाया था वो तुम भूल जाओ. क्या लिखवाया था मैंने? Also there is discrimination on the basis of gender with respect to this with respect to in the offices. तुम भूल जाओ, तुम सीधा सा लिखना the sexual write a short note on sexual division of labor. Sexual division of labor refers to, please जितना सिंपल उतना अच्छा. sexual पूरा पेपर बचा है. sexual division of labor refers to the division of labor based upon gender or sexuality, है ना? this division of labor is done in terms of, या this division of labor exists in terms of quantity, quality and wages in the workspace. ऐसा लिख देना in the offices, या इतना नहीं भी लिखा, इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. उसके बाद तीनों पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा जो है तुमको बस एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, है ना, समटाइम्स मोर क्वांटिटी ऑफ वर्क इज गिवन टू मैन देन विमेन, है ना, या तुम मोर टू मैन लेस टू विमेन ऐसा मत लिखना. तुम ऐसा लिख देना कि कभी कोई खाना पकाने का काम हो तो विमेन को ज्यादा मिलेगा. तुम ऐसा लिख देना कि यू नो the quantity of work, कितना किसको करना है, is not distributed equally. The quantity of work is distributed based upon the gender. Also the quality of work is distributed based upon the gender. Same लिख देना. wages में तुम ये लिख सकते हो, हाँ, कि for the same work done many a times, yes, sometimes for the same work done sometimes man is being paid more than the women. ठीक है, बस इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, हो गया. ठीक है. मान लो कभी तुम्हारी किस्मत खराब है और वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेजेस, है ना, कि व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन जेंडर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेजेस, है ना, या वो पूछते हैं कि व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेजेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, लिखो तुम, व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, व्हाई, तुम तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो. why there is a discrimination in quantity, quality and wages. so अभी 3 फैक्टर्स पढ़े. why there is a discrimination based on quantity, quality and wages in terms of employment. ऐसा क्यों है, ऐसा भी पूछते हैं कभी कभी कि क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ वर्क जेंडर देख के दिया जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क जेंडर देख के दिया जाएगा, वेजेस जेंडर देख के, दोनों सेम काम, फर्क नहीं पड़ता, लड़का कौन है, हाँ तू 500 रुपए ज्यादा रख, तुमको जितना मिलता है उतना ही मिलेगा. ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं. तो ऐसे में भी तुम सेम लिखोगे कि दिस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट बेस्ड अपॉन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेजेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. क्योंकि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है आज भी समाज में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर लेबर में डिवीजन है, इसलिए ये होता है, ठीक है, वही उसका आंसर है. एनीवेज, ठीक है, तुम बस आगे आओ, मस्ती में अपना चैप्टर समझते जाओ, हो गया, ठीक है. नीचे आते हैं, ये तुम्हारे पढ़ने के लिए फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है ना. क्या लिखा है? लेट अस बिगिन विद जेंडर डिविजन. दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिविजन सीन एवरीवेयर but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. लोगों ने समाज का सत्य मान लिया ऐसे कि हाँ ये लिंग तो अलग अलग होते ही हैं, जेंडर के आधार तो भेदभाव होगा ही ना, तो अलग है ही, मतलब दो अलग अलग प्रजातियां हैं. To be understood as natural and unchangeable. However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes, है ना. As per your gender, समाज की expectations आपसे अलग अलग होती है. अगर आप लड़का है तो आपको ऐसा होना चाहिए, लड़की है तो स्टीरियोटाइप जो लोगों की सोच होती है, ठीक है. जैसे ये कह देना कि ये कम्युनिटी तो टेररिस्ट कम्युनिटी है, ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है. तो इसको हम कहते हैं ये सिंधी है, ये तो पक्का धंधा वाला होगा, बिजनेसमैन होगा, ये क्या है, ये सब क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स, ठीक है.
तो स्टीरियोटाइप्स होते हैं यहाँ पे भी एक डेफिनेशन दी है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की, पर ये थोड़ी लेम डेफिनेशन है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, बेसिकली यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि वो घर में जो है औरतें घर में काम करेंगी और घर ही में मतलब घर का काम औरतों को ही करना है ना, और बाहर का काम पुरुष को करना है। अगर किसी की बीवी नहीं है तो भी वो किसी बाई को रखेगा, किसी मेल को नहीं रखेगा, बाई को रखेगा कि वो ये सब काम करे। ये सेक्सुअल डिवीजन, ये एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की, है ना। घर का काम इनको, बाहर का काम उनको, ये एग्जाम्पल है। जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की वही डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। ये तुम इतिहास पढ़ लेना आराम से, तुम बस नीचे आओ, ठीक है। हाँ, वही पेज नंबर 40 था आई गेस वो, राइट, यस। अगर ये पेज नंबर 40 था तो वी आर ऑन पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे लेफ्ट हैंड साइड में आप पिंक से दिख रहा होगा, ये जो एक मोटी आंटी बैठी है इनके ऊपर, ठीक है, फेमिनिस्ट, है ना, फेमिनिस्ट। इसके बगल में क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट, है ना, या हु वेर फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट कौन थे, है ना, या व्हाट डज द टर्म फेमिनिस्ट इंडिकेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट। डायरेक्ट देखो साहब वो आपसे अलग अलग पूछेंगे फेमिनिज्म क्या है ना, दिस इज फेमिनिज्म, है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे भी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे भी सवाल देखें, आंखों से देखें बोर्ड में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेमिनिज्म, व्हाट डू यू, हु इज अ फेमिनिस्ट। वो तुमसे कैसे भी पूछे, मैं तुमको 56 तरीके नहीं बता रहा, 2-3 तरीके मैंने बताए, पर अगर फेमिनिस्ट से जुड़ा कोई सवाल आएगा तो तुम समझ जाना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो पहले, क्या क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट या हु इज अ फेमिनिस्ट, है ना। इसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, फेमिनिस्ट कौन है। देखो पहले अंडरलाइन जो किया है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हें आंसर याद करा दिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो यहां से तुम फेमिनिस्ट के 3-4 लाइन ऊपर से तुमको फुल स्टॉप के बाद दिख रहा होगा मोर रेडिकल विमेंस, है ना। यही देखना, मोर रेडिकल विमेंस मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। तुम्हारे लिए यहां जो समझने वाले शब्द हैं वो है रेडिकल, रेडिकल विमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल। देखो तुम बस याद रखो ना, रेडिकल और दूसरा कि उनको इक्वालिटी चाहिए, है ना। इसको मैं जितना जूम कर सकता हूं करता हूं कि तुमको एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है, कि कोई लाइन तुमसे गलती से मिस ना हो, ठीक है। गुरु से गलती हो जाए पर शिष्य से गलती नहीं होनी चाहिए। और जब पेपर लिखोगे बोर्ड का तो इस तरीके से लिखना कि भले ही मैं तुम्हें जीवन में दोबारा ना मिलूं पर मुझे भी गर्व हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। नहीं तो साहब वो छोड़ो। मोर रेडिकल विमेन्स मूवमेंट, तुमको बस क्या याद रखना है, रेडिकल विमेन और इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। देखो वो हमेशा चाहते थे कि घर में भी एकता होनी चाहिए। तुमने कानून बना दिया मानो सरकार ने कि नहीं, औरत को और मर्द को दोनों अगर एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को एक ही तनख्वाह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है इसको 40,000 इसको 45,000, नहीं, बेस्ड अपॉन जेंडर वेजेस में, क्वांटिटी ऑफ वर्क में या क्वालिटी ऑफ वर्क में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तुमने कानून बना दिया, तुम्हारे कानून के डर से जो है सब लोग ने ये फॉलो करने, पर उनको चाहिए कि बाहर के, है ना, वो व्हाट डू से, है ना, पर्सनल एंड फैमिली लाइफ की बाहर हो रहा है, ठीक है, पर फैमिली लाइफ घर में भी, पर्सनली वो जब ऑफिस में जाती है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन घर में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो थक हार के आ रही है एंड फिर भी तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वही भोजन पकाए और पेट पाले। आवश्यकता नहीं है। देखो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि स्त्रियों को बाहर जाके कार्य नहीं करना चाहिए। एक स्त्री के तौर पे आपकी कुछ जिम्मेदारियां, एक पुरुष के तौर पे आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपने जीवन में जो करना चाहे, आपकी जिम्मेदारी यानी कि क्या, आपके परिवार के प्रति, आपके संतान के प्रति, आपके अपने सपनों के प्रति, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप जीवन में जो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी ये लग रहा है कि नहीं मेरी एक जिम्मेदारी मुझ पे बहुत ज्यादा बोझ बन गई है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, नहीं उठानी चाहती, अब वो आपकी इच्छा है। आपको अपना जीवन कैसे जीना है वो इच्छा तो आपकी है। समाज की अपेक्षा है तो हमेशा लोगों से अलग अलग रही है। समाज की अपेक्षा रहती है एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, उनकी अपेक्षा रहती है कि अगर एक कुत्ता भी पाला है तो वो कुत्ता ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे कलर का ना, ऐसे कलर का होना चाहिए, इस ब्रीड का। समाज की अपेक्षा तो होती ही है। तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत लो, अपना जीवन जियो। पर देखो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है,
आपके हाथ में है बेटा बेटी, आपको अपना जीवन कैसे जीना है ये आपके हाथ में। पर एक चीज जरूर विचार करना कोई भी निर्णय लेने से पहले कि क्या ये सबसे उत्तम मार्ग है। मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि ये शुभम सर ये क्या है, मतलब लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ये सब करते रहते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है। सी द थिंग इज नॉट कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इज इट द बेस्ट थिंग टू डू, है ना। कि मतलब कभी कभी थोड़ा लालची हो जाना चाहिए, होना भी चाहिए। कभी कभी जो है थोड़ा मन कर रहा है तो किसी की फिरकी ले लेना चाहिए या लड़की छेड़ लेना चाहिए, कभी कभी ये सब तो जिंदगी का मजा है, ये तो सही है, हो सकता है, मैं ही नहीं कह रहा सही है। पर जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं कभी कभी तो कुछ कुछ चीजें उठ पटांग करनी चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि डू यू बिलीव इज इज द बेस्ट थिंग टू डू। अच्छा हो सकता है पर क्या ये उत्तम है? विल यू बी प्राउड ऑफ इट? कि आज से कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हें इस पे गर्व होगा, या तुम्हें लगेगा यार काश ये नहीं होता तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, या शर्म आएगी तुम्हें उसके ऊपर। तो ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना है तुम्हारे हाथ में। पर ये सोचना है मेरा मेरा कैरेक्टर तो अच्छा है, क्या तुम खुश हो? क्या ये और अच्छा हो सकता है? मेरे को 85 मार्क्स आ जाते हैं एसएसटी में, ठीक है, खुश हो इससे? इज इट द बेस्ट दैट यू कैन गेट? अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो। नहीं तो तुम्हारे पास साधन, एक अच्छी बुद्धि है, तुम्हारे पास वो गुरु है। अरे हमसे नहीं पढ़ना, जिससे पढ़ना है पढ़ो यार, 50 टीचर्स पढ़ाएंगे यूट्यूब पर ही तुमको। तुम्हारे पास ये साधन है, इज इट द बेस्ट? तुम्हारा नाम जो भी है, प्रणव है, अरिहंत है, अशोक है, शुभम, अनिकेत, आदेश, जो भी तुम्हारा नाम है, क्या इज इट द बेस्ट अनिकेत, द बेस्ट आदेश, ये वो टॉपर स्टूडेंट्स है जो मैंने निकाले हैं, इज इट द बेस्ट? वैसे ही कैरेक्टर के टर्म्स में सोचो। मार्क्स तो चलो आते रहते हैं, अकेडमिकली कुछ गोल होने चाहिए तो लाइफ में भी कुछ गोल होने चाहिए। यह सोचना चाहिए जीवन में कि हाँ थोड़ी मोड़ी मजे करने में बुराई नहीं है, बट इज इट द बेस्ट दैट आई कैन डू? मेरा चरित्र ठीक है पर क्या ये मेरा चरित्र सबसे अच्छा है? क्या मैं और अच्छा कुछ कर सकता हूं? तो करो। तो जीवन में हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए। इससे ये हो जाएगा, उससे ये भी, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? कॉज कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मत सोचो साहब, एक्सीलेंस के बारे में सोचो। तो जीवन में जो भी आपको निर्णय लेना है आप निर्णय लीजिए, पर ये जरूर सोचिएगा कि क्या 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 ये मिसाल लाने लायक है? क्या जब कोई और आपके जीवन को देखेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी, तो मुस्कुराएगा आपके जीवन को देख के, ये कहेगा हाँ ये तो ठीक ठाक ही जिया है ना। एनीवेज, मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड, क्या है इसमें यार? व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट आर द रेडिकल मूवमेंट्स एम्ड एट ब्रिंगिंग इक्वालिटी, दो जगह, पर्सनल एज वेल एज फैमिली। बस आंसर खत्म। क्या इसमें याद करना है? नेक्स्ट पेज, ठीक है। फेमिनिस्ट क्या है यार? देखो दो शब्द याद रखना। फेमिनिस्ट कौन थे? रेडिकल लोग थे साहब। रेडिकल बाद में, तुम 9th में पढ़ा हो, छोड़ दो रेडिकल, छोड़ दो, बस तुम लिख देना रेडिकल लोग थे। और क्या लिखोगे? रेडिकल लोग थे। और सर वो ये नहीं चाहा, आपने बताया था ना कि बाहर कानून बना के इक्वालिटी दे दी लेकिन घर में भी होनी चाहिए, मतलब वो फैमिली और पर्सनल था, वो तुम बाहर छोड़ो। तो फेमिनिस्ट यानी कि, है ना, वो लोग जो फेमिनिस्टिक औरत, या फेमिनिस्ट कौन है? वो लोग जो रेडिकल लोग हैं, जो इस चीज में विश्वास रखते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। पहली, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इक्वालिटी जो है वो चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी हो, कोई भेदभाव ना हो। ये जो इक्वालिटी है ये दोनों जगह होनी चाहिए, पर्सनल स्पेस में भी होनी चाहिए, फैमिली स्पेस में भी होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सी फेमिनिस्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन विद व्हाट वर द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स? द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स विद द मूवमेंट्स, है ना, विद द रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स। ठीक है ना। फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट इज अ रेडिकल, मैं लिखवाता हूं तुमको। What do you mean by feminist? Coming to this, see, what do you mean by feminist here? Feminists refers, the term feminist refers to the radical women's movements, है ना। फेमिनिस्ट रेफर्स टू द रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट, इसको और इजी तरीके से याद और इजी और सरल तरीके से याद करेंगे, फिलहाल बस लिख लो, है ना। वो व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट? द टर्म फेमिनिस्ट रेफर्स टू द रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट ब्रिंगिंग इक्वालिटी
aimed at bringing equality in both personal as well as family life. ठीक है, फेमिनिस्ट रेफर्स टू द रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन बोथ पर्सनल एज वेल एज फैमिली लाइफ. यही है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. क्या है तो लिख देना, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स, sorry, feminist movements are the radical movements which are aimed towards bringing which are aimed towards bringing gender equality. Also they want equality to come. ये मूछे जो है ना कभी कभी बहुत तंग करती हैं. सो जेंडर इक्वालिटी, सॉरी, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या है, फेमिनिस्ट या फेमिनिस्ट टर्म क्या, फेमिनिस्ट का मतलब क्या है, फेमिनिस्ट आर रैडिकल मूवमेंट्स दैट एम एट जेंडर इक्वालिटी एंड दे वांट दिस जेंडर इक्वालिटी टू बी इन बोथ पर्सनल एज वेल एज फैमिली स्पेस. ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा तुमको जो सही लगे लिख दो. लिखना क्या है साहब, रैडिकल मूवमेंट्स हैं जिनका एम ये है कि पर्सनल और फैमिली स्पेस दोनों में इक्वालिटी हो, और जनरल तो जेंडर इक्वालिटी हो ही. रैडिकल मूवमेंट्स जो चाहते हैं जेंडर इक्वालिटी हो, और ये जेंडर इक्वालिटी दोनों पर्सनल और फैमिली स्पेस में हो. ठीक है, फेमिनिस्ट हो गया. तो फेमिनिस्ट क्या है ये आप समझ गए होंगे. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इस पेज में और कुछ बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. ठीक है, मैं तो नहीं मानता. और परसेप्शंस ऑफ एन आइडियल वुमेन, ये कार्टून यहाँ पे आपको दिया है. यहाँ बेसिकली इस बारे में बात हो रही है कि एक औरत को लोग अलग अलग तरीके से, मतलब लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं उनसे. आपकी एक्सपेक्टेशन जिससे जैसी है आप उसको उसी रूप में देखोगे. कोई एक घरेलू औरत देखता है एक ही स्त्री में, कोई उसी स्त्री में कोई मॉडल देखता है, कोई उसी स्त्री में कोई टेलीविजन या सीरियल वॉचर देखता है. हर कोई जो है विमेन को अलग अलग तरीके से देखते हैं. उसी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है. टीवी सीरियल मेकर्स के लिए वो आइडल व्यूअर हैं. ठीक है, फैशन इंडस्ट्री के लिए वो ना आइडल ब्यूटी, सोसाइटी के लिए आइडियल हाउसवाइफ. ठीक है, और तुम जैसा जानते हो कि टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉस, यानी कि जहां पे वो विवाह करके जा रही हैं, तो जैसे अपने सास ससुर के लिए आइडल ब्राइड, एकदम आदर्श बहू, और यहाँ पे ये रुपया गाड़ी टीवी ये सब मतलब डाउरी, मतलब बहुत कॉमेडी वे में, कॉमिकल वे में दहेज प्रथा के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है, सटायर किया है. आमतौर पे होता है गाड़ी मिलती है, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मतलब जो भी स्त्री, मतलब जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, यहाँ तो शहरों में बहुत बंद हो गया है, पर गांव में अभी भी कुछ कुछ इलाकों में ये प्रथा आज भी जीवित है. ठीक है, तो उस प्रथा के ऊपर कटाक्ष किया गया है. ठीक है, दी आइडियल एम्प्लॉय, सब एक मतलब हर किसी की ना अलग अलग अपेक्षाएं रही हैं. खैर ये कोई बाय एंड लार्ज ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इस चैप्टर का. लेकिन हाँ, जो हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं वो यही है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि उत्तम व्यक्ति कैसे बन सकते हैं. हमेशा देयर शुड बी अ कांस्टेंट स्ट्राइविंग टू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे, है ना. पर्सनल गोल्स हो सकते हैं कि मेरे को आईआईटी में जाना है, मेरे को इंजीनियरिंग यहाँ से करनी है, या फिर मेरे को बहुत अच्छा मतलब टीचर बनना है. ऐसे तो लोग कम सोचते हैं. तो आईआईटीएन बनना है, तुमको एनटीएससी क्रैक करना है, तुमको जो भी करना है, तुम्हारे पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, बट एक मॉरल गोल्स भी होने चाहिए इस तरीके का. जैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, उसमें महाभारत के राधे कर्ण के एग्जाम्पल से हमने समझाया था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीवेज मैं चाहूँगा आप लोग भी इस बारे में सोचे कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं. एज अ प्रोफेशन तो ठीक है, बट किस तरीके का इंसान बनना चाहते हैं. एनीवेज ठीक है, तुम नीचे आ जाओ. यही आ जाओ. कौन सा पेज नंबर है यार, ये बुक मेरे हाथ में नहीं है ना अभी, तो दिक्कत होती है इसलिए. ये पेज नंबर 41 ऊपर था, यानी कि पेज नंबर 42. देखो पेज नंबर 42 पे टॉप पे ही तुम क्वेश्चन देख लो. एक काम करो, पेज नंबर 42 पे राइट हैंड साइड में टॉप पे तुमको वर्ड दिख रहा होगा, डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी. पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल यानी कि वो सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान समाज, है ना. पुरुष प्रधान समाज जो है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी. ठीक है, दिख रहा है तुमको, पिंक कलर से लिखा गया है पेट्रियार्कल सोसाइटी. चलो ब्रिलियंट है. ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी फुल स्टॉप, उसके बाद उसके आगे से अंडरलाइन करना, विमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन. ठीक है, ये लिटरेसी रेट नहीं, ये आंसर है. इसके ऊपर ये अंडरलाइन कर देना 3 लाइन, विमेन फेस डिसएडवांटेज पेट्रियार्कल सोसाइटी फुल स्टॉप. पेट्रियार्कल सोसाइटी के बाद से
अंडरलाइन करना, तुम्हारे बुक में इस ऑर्डर में शायद नहीं लिखा होगा, जिस भी ऑर्डर में लिखा है, पेज नंबर 42, राइट? इफ दिस वाज 40, यार मैं पेज नंबर भूल रहा हूँ, 41, हाँ, पेज नंबर 42 पे टॉप में राइट हैंड साइड पेट्रियार्कल सोसाइटी के बाद से तुम अंडरलाइन करना, विमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन सीधा बनता है, वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे? विमेन फेस, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने पेपर्स में देखा है, वो आपसे उठा लेंगे, पूछेंगे विमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या एग्जामिन द स्टेटमेंट, या व्हाई, इन व्हाट वेरियस वेज, in what various ways women face the discrimination and oppression in India। आप अगर ये कहते हैं कि भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, तो कहां कहां कैसे भेदभाव होता है, प्रमाण दीजिए, हमें बताइए। तो यहां पे आप बताओगे भेदभाव होता है क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट देखो, लोग पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को स्कूल में कम भेज रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? क्योंकि पुरुषों का भी लिटरेसी रेट कम होता तो लोग लॉजिक कह सकते थे कि हाँ मतलब माँ बाप की कमी है, वो इतने सक्षम नहीं है कि स्कूल की फीस भरे, पर पुरुषों का लिटरेसी रेट मतलब दुगना भी नहीं, बहुत ज्यादा है महिलाओं से। तो इसका ये मतलब है कि लड़कों के मुकाबले लोग लड़कियों को स्कूल भेजना कम पसंद करते हैं। तो ये चैप्टर जो है, ये जो सवाल है एक्चुअली, सॉरी चैप्टर नहीं, ठीक है, हाउ इन व्हाट वेरियस वेज या हाउ वुमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन इन इंडिया, क्वेश्चन लिखा, ठीक है, इन व्हाट वेरियस वेज या हाउ, in what various ways how women face disadvantage discrimination and oppression in India, explain the statement, examine the statement। तुम examine लिखो, examine the statement, in what various ways women face disadvantage, in what various ways women face disadvantage discrimination and oppression in India, examine the statement या examine, ऐसा कुछ लिख देना, ठीक है? अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, करीब 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट को हम देखेंगे एक एक करके और समझेंगे कि क्या यहाँ पे याद करने लायक है, ठीक है? ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हें कैसे इसका आंसर लिखना है, ठीक है? देखो सबसे पहले तो जितने बुलेट पॉइंट्स है, यानी कि ये जो 3 लाइन, इसके नीचे से यहाँ ऑरेंज कलर से बुलेट पॉइंट स्टार्ट हो गया, तुम बस लिटरेसी रेट पे अंडरलाइन कर लो। लिटरेसी रेट कितना है? लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54%। इसके ऊपर 1 मार्क में कभी कभी सवाल आते हैं, स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? लिटरेसी रेट कितना है विमेन में? इन विमेन द लिटरेसी रेट इज अराउंड 54%, ठीक है? कितना है? अराउंड 54%, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखिएगा, 1 मार्क्स में मैं बहुत बार इस सवाल को देख चुका हूं, ठीक है? ये आप याद रखना, विमेन में लिटरेसी रेट कितना है? विमेन में लिटरेसी रेट है 54%, मेन में 76% है, पर ये कोई नहीं पूछता। बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के करोगे सिविल सर्विसेज वगैरह, तो ये स्टैटिस्टिक हो सकता है पुराना हो, तब देख लेना, तब नया क्या हो, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से 76 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना 50। हाउ मेनी, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया? अरे द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज 54%, ठीक है? क्लियर है, ब्रिलियंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लिटरेसी रेट देखो, कुछ 4 मेन में, देखो 4-5 मेन जो पॉइंट्स है वो ले लो, पूरा आंसर इसमें से मत पढ़ना। लिटरेसी रेट इज लेस, है ना, लिटरेसी रेट वाज वंस मोर बट नाउ इट्स लेस, नहीं, हमको उतनी कहानी नहीं लिखनी है। हमको क्या है भैया, हमको मेन बात तुम बता दो, वो हम लिख लेंगे। जैसे मेन पॉइंट्स अगर तुम लिखोगे तो लिखना लिटरेसी रेट, वो अंडरलाइन कर लिया होगा, फिर सीधा ये फालतू टाइम है ही नहीं हमारे पास, सीधा नीचे आ जाओ, ठीक है? फिर यहां नीचे तुम अंडरलाइन करना प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड जॉब्स, प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग दी हाईली पेड जॉब्स। एक तरफ तो ये कहते हैं, वो तुमसे पूछते हैं ना, अरे तुम कहते हो नारियों के साथ भेदभाव होता है, दिखाओ इन व्हाट वेरियस वेज, किन किन तरीकों से भेदभाव होता है, बताओ हमें। तो हम पहले लिखते हैं लिटरेसी रेट, है ना, महिलाओं का लिटरेसी रेट कम है, पुरुषों का लिटरेसी रेट ज्यादा है। द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज ओनली 50%, whereas the literacy rate of men in India is more than 70%, ठीक है?
वो 74-76 था, लिख देना तुम ऐसे, मोर देन 70%। अब मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं 74% है 76% है, उसी के आसपास है। तो किस किस तरीके से महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन, दबाव महसूस करती है समाज में, उनको स्कूल, उनका लिटरेसी रेट कम है। द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज ओनली 54%, whereas the literacy rate of men is more than 70%. So अब explain कर देना, so people don't prefer sending their girls to schools और colleges, है ना। तो ये सीधी सी बात है, लिटरेसी रेट कम है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा एक आपको दिखता है कि हाईली पेड जॉब्स में, जैसे जो भी हाई पेड जॉब्स हैं, छोटे मोटे जॉब की बात नहीं हो रही है, मजदूरी वगैरह, जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी का या रोड कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया था, वो नहीं, जो हाईली पेड जॉब्स है उसमें महिलाएं जो है उनका प्रपोर्शन बहुत कम है। द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड जॉब्स इज मच लेस एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। तीसरा क्या दिखोगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी होता है, ठीक है, यानी कि आपके देश में पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं, उस हिसाब से चाइल्ड सेक्स रेशियो पता चलता है। भारत में मैं नाम नहीं लूंगा, पर कुछ गिने चुने राज्य ऐसे भी हैं जहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ऊंचा नीचा है, कि पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा और स्त्रियों की संख्या बहुत कम। तो उसके अपने कारण है, लोग गर्भावस्था में ही, खैर यार मैं वहां नहीं जाना चाहता। एनीवेज, चाइल्ड सेक्स रेशियो। उसके बाद ये वेजेस, अगेन देखो ये सब मैं तुमको याद करा दूंगा, देखो तुम टेंशन मत लो, तुम बस उतना ही पढ़ना जितना मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। तुम बस क्वेश्चन लिख लो पहले। ठीक है, इन वॉट वेरियस वेज वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन इंडिया। या वो तुमको ये स्टेटमेंट दे देंगे क्या, ये स्टेटमेंट तुमको दे देंगे क्या कि वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन इंडिया, ऐसे ही लिखा है ना, डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ एक और वर्ड जोड़ लो, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन इंडिया, एग्जामिन द स्टेटमेंट, एग्जामिन या एक्सप्लेन, ऐसे वो तुमको कह सकते हैं, ठीक है। कुछ 4-5 की पॉइंट है वो लिखवा देता हूं, उसके बाद आंसर हम मस्ती में याद करेंगे, ठीक है। क्या है की पॉइंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, इसी पे लिखते हैं, चलो। सबसे पहला क्या था, लो लिटरेसी रेट। इसको एक्सप्लेन हम कर देंगे, इसको एक्सप्लेन तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लो लिटरेसी रेट में हमने क्या देखा था कि विमेन में लिटरेसी रेट जो है विच दैट इज मोर देन 50, सॉरी मोर देन, इसमें मतलब एग्जैक्ट पता है, इसमें पता है लिटरेसी रेट इज ओनली 54%, एम आई राइट, या, और मेन में जो है 70% प्लस, यानी कि मोर देन 70% लिटरेसी रेट मेन में है, ठीक है। लो लिटरेसी रेट, ठीक है। दूसरा क्या है ना, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, लो लिटरेसी रेट, नहीं सही है, चलो सही जा रहे हैं, कोई कोई गलती नहीं है। कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो तुम लिखो, लो लिटरेसी रेट, उसके बाद लेसर प्रपोर्शन। इन की पॉइंट्स को एज इट इज लिख लो, फिर याद कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। लेसर प्रपोर्शन इन हाई पेइंग जॉब्स, छोटे मोटे या नॉर्मल जॉब्स की बात नहीं हो रही क्योंकि वो तो बहुत सारे हो जाएंगे, हाई पेइंग जॉब्स के बारे में बात हो रही है। लेसर प्रपोर्शन इन हाई पेइंग जॉब्स, उसके बाद लेसर वेजेस, इनको कम वेजेस भी मिलते हैं, लेसर वेजेस एज कंपेयर, है ना, एज कंपेयर टू मेन, एज जैसे मैंने बताया था, एज कंपेयर टू मेन फॉर दी सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। लेसर वेजेस, 3 की पॉइंट्स हमने लिखे होंगे यहाँ पे, ठीक है। यस,
लो लिटरेसी रेट, लेसर प्रोपोर्शन इन हाई पेइंग जॉब्स, लो लिटरेसी रेट, लेसर प्रोपोर्शन इन हाई पेइंग जॉब्स, लेसर वेजेस, और साथ ही साथ क्या, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो। या चाइल्ड सेक्स रेशियो की जगह तुम सिर्फ सेक्स रेशियो भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर फ्यूअर रिप्रेजेंटेशन या लेसर, सब सब कमी है, लो लेसर है ना, सब कमी है महिलाओं के केस में। लेसर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, हाँ ऐसे ही लिखना, लेसर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या लेसर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। अब महिलाएं जब पॉलिटिक्स में जाती ही नहीं है तो उनके हक की बात वहां पे कौन करेगा, है ना। 250 पुरुष हैं, उसमें 3 महिलाएं हैं, अब वो 3 भी क्या ही करेंगी वहां पे। अरे समझ रहे हो ना तुम बात को, क्या ही कर लेंगे वो वहां पे, उनको भी संकोच होगा अपनी बात कहने में। वहीं अगर 30 40 50 100 महिलाएं होती तो संकोचती नहीं, उनके हिसाब से चीजें होती। तो एनीवेज देखो, ये कुछ मेन तुम्हारे पॉइंट्स है। अगर तुमसे पूछते हैं इन व्हाट वेरियस वेज या हाउ वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन इंडिया, लो लिटरेसी रेट, है ना, इसको एक्सप्लेन कर देना। द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इज ओनली 54%, whereas the literacy rate of men is more than 70%. Therefore it suggests that people are discriminating against women. They are not sending their girl childs to school, rather they are sending their boys to the schools. अब देखो ये क्या है, ये शुभम सर का एक तरीका है आंसर देने का, पर कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, तीसरा तरीका, मेरे तरीके से बहुत ज्यादा बेहतर कोई तरीका हो सकता है। या तुमको लगे सर वो मुझे आपने ये जो एग्जाम्पल दिया ये पसंद नहीं आया, मेरे माइंड में सर एक दूसरा बेहतर एग्जाम्पल आ रहा है, उसको आगे लेके जाओ। मेन पॉइंट्स याद रखना, कोई बेवकूफ स्टूडेंट ही होगा जो इस चैप्टर में जो बुक में लिखा है वो एज इट इज पढ़ पढ़ के याद करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, लिखना क्या है, लो लिटरेसी रेट, है ना, लेसर प्रपोर्शन इन हाई पेइंग जॉब्स, अपने मन से लिखो। वही कि इन द हाई पेइंग जॉब्स इन इंडिया मोस्टली वी सी मेन, है ना, या वेरी फ्यू वुमेन आर पोस्टेड ऑन हाई पेइंग जॉब्स इन इंडिया, है ना, एज कंपेयर टू मेन। ठीक है, रेयरली देयर इज अ वुमेन यू विल फाइंड हु विल बी एट अ हाई पेइंग जॉब इन इंडिया। वेरी फ्यू वुमेन आर पोस्टेड ऑन द हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है, एज कंपेयर टू मैन, या एज कंपेयर टू मैन हटा दो। इन इंडिया वेरी फ्यू वुमेन आर पोस्टेड ऑन हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट एबल टू रीच देयर। सीधी सी बात है। लो चाइल्ड, है ना, ये कर दिया। फिर क्या है, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, सीधी सी बात है, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो। आपको पता है लड़के ज्यादा है समाज में, लड़कियां कम है। लो चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में थोड़ा लिख दें। वी नो दैट इंडिया इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, है ना, पीपल प्रेफर मेन, पीपल प्रेफर बॉयज ओवर गर्ल्स, है ना, देयर हैव बीन प्लेंटी ऑफ केसेस वेयर गर्ल चाइल्ड्स आर किल्ड इन द मदर्स वूम्ब इटसेल्फ, या दे आर अबॉर्टेड इन द मदर्स वूम्ब इटसेल्फ, ठीक है, किलिंग द इन्फेंट। ये सारी चीजें लिख देना, एक्सप्लेन कर देना थोड़ा उसमें। लिख लोगे ना, अभी क्वेश्चन आएगा तो लिख लेना। वो क्या पूछ सकते हैं तुमसे, वो ये पूछेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की हाउ वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन इंडिया। तो जो पहले याद है, पहले लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, हाँ वही लिख दो पहले। जो ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट पॉइंट अगर मैंने पढ़ा था कि विमेन जो है उसमें उनको हाई पेइंग जॉब्स में विमेन कम है या लिटरेसी रेट कम है, तो पहले जो मैंने पढ़ा वो पहले ही लिखना जरूर नहीं, जो याद है लिख दो, है ना। क्या हमने देखा था, लिटरेसी रेट ऑफ विमेन। किसी को लिटरेसी रेट नहीं, उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो का पॉइंट पहले याद आ रहा है, वो पहले लिख दो कि विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड डिसएडवांटेज इन इंडिया इन मल्टीपल वेज, है ना। हियर आर सम ऑफ द वेज, लाइक द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज वेरी लेस। India has always been a patriarchal, always been मत लिखना, India is a patriarchal society. India is a patriarchal society, so a lot of families prefer boys over girls. A lot of girls are unfortunately killed in their mother's womb itself. Therefore, India has a low child sex ratio. उसके बाद क्या है, लिटरेसी रेट। द लिटरेसी रेट अमंग women is only 54%, whereas the literacy rate among men is more than 70%. एंड इट इज एवर इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ लिख देना। और हमने क्या देखा, लिटरेसी रेट देखा, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा, है ना, द नंबर ऑफ वुमेन posted on high paid jobs in India, yeah, the number of women posted on high paying jobs in India is very less. Very few women are posted on high paying jobs in India. बस उसके बाद हमने क्या देखा था, lesser representation in politics. Women have almost negligible, ना के बराबर 4-5%, बस क्या फर्क पड़ता है उसमें, है ना। women have almost negligible representation in politics, ठीक है। तो इस वजह से women बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने में, क्वेश्चन चाहे वो कुछ भी पूछे, तुमको पता होना चाहिए कि भैया मेन चीज क्या है, मैं वो लिखूंगा। मेन चीज क्या है, जैसे एक तुमने लिख दिया लो लिटरेसी रेट, ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन तो तुम कर ही सकते हो ना, अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लो लिटरेसी, हाँ, द विमेन इन इंडिया हैव अ वेरी लो लिटरेसी रेट एज कंपेयर्ड टू मेन। द विमेन इन इंडिया हैव अ लिटरेसी रेट ऑफ ओनली 54%, whereas the men in India have a literacy rate of more than 70%, ठीक है ना। लो लिटरेसी रेट, उसके बाद क्या है, लेसर चाइल्ड सेक्स रेशियो, सब इनके केस में लो ही है। लो लिटरेसी रेट, लेसर लो लिटरेसी रेट, लेसर चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना, लेसर नंबर ऑफ विमेन पोस्टेड ऑन हाई पेइंग जॉब्स, इनमें सब लो ही है, इसलिए तो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, है ना। सो लो लिटरेसी रेट, है ना, लेसर चाइल्ड सेक्स रेशियो, लेसर चाइल्ड सेक्स रेशियो, या वेरी फ्यू विमेन, है ना, वेरी फ्यू विमेन पोस्टेड ऑन हाई पेइंग जॉब्स इन इंडिया, वेरी फ्यू विमेन पोस्टेड, सॉरी, सॉरी, वेरी फ्यू विमेन पोस्टेड ऑन हाई पेइंग जॉब्स, है ना, सीधी सी बात है। लो लिटरेसी रेट, लेसर चाइल्ड सेक्स रेशियो, फ्यू वुमेन पोस्टेड ऑन हाई पेइंग जॉब्स। चौथा पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट, कम ऑन, यस, लेसर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या लेसर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। जैसे तुमको सही लगे वैसे लिखो, कोई भी डेफिनेटिव तरीका नहीं होता है कि इसी तरीके से आंसर लिखना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन 3-4 चीजों को भैया मैं तो यही कहूंगा, फालतू में बुक पढ़ के बुक के पॉइंट्स या किसी गाइड डाइजेस्ट रेफ्रेशर के पॉइंट्स रट्टा मारने की जगह थोड़ा कॉमन सेंस पे रिलाई करोगे तो तुम्हारे चैप्टर जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। अब कल को अपन से कोई पूछे कि क्या है ना, तुम बताओ, तो जो तुम्हें पता होगा लिख देना। फर्स्ट पॉइंट लास्ट फोर्थ में लिखो, सेकंड में थर्ड में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या था, लो लिटरेसी रेट, है ना, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना, लेसर प्रपोर्शन इन हाई पेइंग जॉब्स, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम लेसर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इन 4 में से मानो तुमको 3 ही पॉइंट याद आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मैडम को थोड़ी सब पता है। 3 पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट लिख देना लास्ट में जनरल पॉइंट की दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच women face disadvantage, discrimination and oppression in the Indian society, है ना, and we have to continuously work so that these discriminating factors can be eradicated or can be erased। अरे सीधा सा लिख दो, खाना बनाने के बाद धनिया डालते हो ना थोड़ा, अब वो तुम डालते हो या नहीं वो डिपेंड करता है तुम कितने अच्छे शेफ हो, ठीक है, तुम उस चीज पर टेंशन मत लो अभी, ठीक है, हो गया। बस 4 मेन की पॉइंट्स तुम याद रखना, उसको हम अपने तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। कैसे विमेन डिस्क्रिमिनेशन डिसएडवांटेज ऑपरेशन फेस करती है, अरे लो लिटरेसी रेट 54%, मेन मोर देन 74%, मोर देन 70%, and a lesser child sex ratio, many of the girl in India has always been a patriarchal society, people prefer boys over girls, so a lot of times, let me correct myself, India has always been नहीं, India is a पेट्रियार्कल सोसाइटी, आज हम कह सकते हैं ये इंडिया वाज वंस अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पीपल प्रेफर्ड बॉयज ओवर गर्ल्स, मेनी ऑफ द गर्ल्स वे अबॉर्टेड और किल्ड इन द मदर्स वूम इटसेल्फ, सो इंडिया हैज अ लेसर चाइल्ड सेक्स रेशियो, देयर आर वेरी फ्यू, वेरी हैंडफुल ऑफ वुमेन हु आर पोस्टेड ऑन हाई पेइंग जॉब्स इन इंडिया, है ना, वुमेन हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हो गया, बस तुम छोड़ दो इसमें, अब तुम आ जाओ आगे, ठीक है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का क्या मतलब होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज की वो सोसाइटी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती है, ठीक है, वो सोसाइटी जो जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करती है, ठीक है। होल्ड ऑन, कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत आगे आ गए हैं, नहीं, सही है। यहां से एक और सवाल बनता है तुम्हारे लिए, ठीक है, वो मैं तुमको बता देता हूं। इक्वल वेजेस वुमेन को नहीं मिलती, ये हमने लिखा है क्या, लेसर वेजेस, हाँ हमने 4 पॉइंट लिखे थे, 5 लिखे थे एक्चुअली, हमने 4 ही याद किए उसमें से, राइट, क्या हो गया, हाँ हमने लिखे कितने थे, एक और पॉइंट था हमारा लेसर वेजेस, ये भी लिखना होगा, जैसे ये जो मुझे मेरे पॉइंट्स थे, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, लेसर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस
लेसर वेजेस फॉर द सेम वर्क, ठीक है, लेसर वेजेस। तो वेजेस जो है इन सब चीजों के लिए भी विमेन को कम मिलते थे। ये 5 पॉइंट्स है, ठीक है। विमेन इन इंडिया आर बीइंग पेड फार लेस देन द मेन फॉर द सेम क्वांटिटी एंड द सेम क्वालिटी ऑफ जॉब, सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वालिटी ऑफ वर्क। ब्रिलियंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो यहां से बनता है, ये जो पॉइंट है द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि विच एक्ट गारंटीज that men and women should be paid the same amount of salary या the same amount of money for the same job। तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन लिखो विच एक्ट गारंटीज, ये जो लिखा है द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, ठीक है, द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, विच एक्ट गारंटीज that men and women should be paid the same in India for the same kind of job। विच एक्ट, फटाफट लिखो, हाँ, ये कोई कैलीग्राफी कॉन्टेस्ट नहीं है। विच एक्ट, इसके ऊपर ही लिख लेना है। ये मम्मी ऑलवेज सेज टू आउटसाइडर्स आई डोंट वर्क, आई एम हाउसवाइफ वगैरह वगैरह। सी देयर इज नथिंग एज आई डोंट वर्क, ये गलत लिखा है। ये पश्चिमी सभ्यता मानती है वर्किंग विमेन, नॉन वर्किंग विमेन। अरे जो घर में काम करती हो वर्किंग विमेन से भी कदाचित ज्यादा काम करती होंगी। ये हमारी सोच है, ठीक है। क्षमा कीजिएगा अगर आप इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं तो। पर कहने का मतलब ये है कि हमारा तो, मेरा तो ऐसा मानना है, ठीक है, जो मैंने सीखा भी अपने बड़ों से, कि देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज अ वर्किंग वुमेन एंड नॉट वर्किंग वुमेन। हाँ, अर्निंग वुमेन एंड नॉट अर्निंग वुमेन तुम कह सकते हो कि ये महिला जो है ये पैसा कमाती है, ये नहीं कमाती, ये वर्किंग है, नॉन वर्किंग है। अरे वर्किंग नॉन वर्किंग क्या होता है? जो घर में काम कर रही है वो भी वर्किंग है, जो बाहर काम कर रही है वो तो वर्किंग है ही। हाँ, ये कह सकते हो कि जो बाहर काम कर रही है वो अर्निंग वुमेन है, और जो घर में काम कर रही है शी इज नॉन अर्निंग, क्योंकि उनको कोई पैसे दे नहीं रहा उनके काम के लिए। तो पैसे नहीं दे सकते तो एक संतान के रूप में आपको सम्मान देना चाहिए, ठीक है, यही धन समझ के। ये कभी मत सोचना कि माँ अपना फर्ज निभा रही है और उनका ऋण नहीं है तुम्हारे ऊपर। वो ऋण है और सदा रहेगा वो ऋण, और तुम उस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, पर उस ऋण के लिए कृतार्थ होना चाहिए, है ना। मन में ये भाव होना चाहिए, एक अच्छाई का भाव। पता नहीं कृतार्थ शब्द का अर्थ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। ये ऐसा हो गया कि प्रेम शब्द का अर्थ समझाओ, क्या डेफिनेशन दूं? समझ सकते हो? मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, पर तुम अंदाजा लगा लेना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मात्र ऋण ना चुका सको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उस ऋण के लिए कृतार्थ होना चाहिए, है ना, खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए खुद को, ठीक है। एनीवेज तुम वो सब छोड़ो। Yes, which act guarantees that men and women should be paid the same amount of money for the same quality and quantity of work? It is the Equal Remuneration Act 1976। अब ये सब इसमें शुभम सर क्या पढ़ा है, तो सीधा है ना, ये सीधा फैक्ट है, ये तुम याद कर लेना अपने हिसाब से। तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ एक मैप बना है इंडिया में, जिसमें तुमको बताया जा रहा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो का मैप है ये, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का है। लेट अस सी। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो, बॉय वर्सेस गर्ल्स? देखो सब जगह ठीक है, जहां पे थोड़ा काम करने की जरूरत है मेरे ख्याल से वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड छोड़ भी दो थोड़ा, तो ये 3 जो लाइन में आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। हो सकता है अभी चेंज हो रहा हो, कोई स्टूडेंट इन तीनों राज्यों में से है, तो ये पुराना स्टेटिस्टिक है, अभी हमें नहीं पता। पर मेरी बुक की, तुम्हारी बुक में अलग होगा, मेरी बुक के हिसाब से जो 3 राज्य हैं जो एकदम लाइट येलोइश कलर के, यहाँ पे उत्तराखंड भी है, पर मेनली वील कंसिडर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। वो देवभूमि है तो उसको छोड़ दो। इन 3 राज्यों में मेनली चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ कैसा है, थोड़ा मतलब थोड़ा मोड़ा याद करके जाना कि महाराष्ट्र और उससे सटा कौन सा राज्य, गुजरात, उससे सटा क्या है, राजस्थान। इन 3 राज्यों में चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। बाकी सब राज्यों में कंसिडरेबल ठीक है। कुछ तुम फिर सीधा नीचे आ जाओ, पेज नंबर मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। मेरी बुक होती तो बहुत आसानी होती है। अभी यहाँ पे कौन सा पेज नंबर है, इस साइड लिखा होगा, दिस इज पेज नंबर 44। तुम पेज नंबर 44 पे आओ, यहाँ तुमको बार ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये बार ग्राफ क्या दिखाता है? बार ग्राफ दिखाता है कि कितनी औरतें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती है। नॉर्डिक कंट्रीज में 50% के पास 42.3, अमेरिका लिखा है, तो इसमें मेरे ख्याल से वो
अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये तुम देखो कि इंडिया में 11.8, इंडिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। वर्ल्ड एवरेज, वो एवरेज तुम समझ गए होगे, एवरेज से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये चार्ट तुम बाकी कंट्रीज भूल जाओ, तुम्हें बस ये बताने के लिए कि भारत में पूरे विश्व के मुकाबले काफ़ी कम महिलाएं हैं जो राजनीति में या पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। अब पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे इस चैप्टर के मतलब क्या, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसमें भी हमने देखा पॉलिटिक्स के बारे में। सी व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, वो तुमसे पूछेंगे आगे, ये बोर्ड का क्वेश्चन है और मैं लिखाऊंगा तुमको ये क्वेश्चन भी आगे, एडवांस में बता रहा हूं। व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तुम कह रहे हो कि विमेन का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है ना, क्या जरूरत है? वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही पॉलिसीज बनती है। अगर तुम्हारे समाज में लेसर चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तुम्हारा समाज ऐसा है कि सेम जॉब के लिए महिला को कम पैसे मिल रहे हैं, पुरुष को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो तुमको कानून बदलना पड़ेगा, पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। वो कब बदलेगी? जब विमेन पार्टिसिपेट करेगी। अब विमेन पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है पॉलिटिक्स में, या उनको नहीं करने दिया जा रहा है, तो किसी भी तरीके से अगर विमेन पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो वो कैसे अपनी बातें रख पाएंगी? तो पुरुष प्रधान समाज तो पुरुषों के हिसाब से ही, वो पुरुष अपने पर्सपेक्टिव से ही लॉ बनाएगा। हमें तो एक फेमिनाइन पर्सपेक्टिव भी चाहिए ना, फीमेल का पर्सपेक्टिव भी चाहिए। वो पर्सपेक्टिव कब आएगा? जब विमेन भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी। तो एक तो ये कि उन्हें खुद भी करना चाहिए, दूसरा अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहती है और बीच में कोई रुकावटें हैं, तो हमें उन रुकावटों को, उन रूढ़िवादी सोचों को, है ना, उन रूढ़िवादी सोच को कि नहीं स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, उस सोच से हट करके जाना चाहिए, ठीक है। अपना कर्तव्य जो है वो निभा रही हैं, और उसके साथ साथ अगर कुछ कर रही हैं, पुरुष अपना कर्तव्य निभा रहा है, उसके साथ साथ अगर वो कुछ कर रहा है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, है ना, कर्तव्य का क्या मतलब होता है? कर्तव्य का मतलब होता है जो आपकी ड्यूटी हो। वो आपकी ड्यूटी किसके प्रति है? अपने आप के प्रति है, अपने सपनों के प्रति है। आपकी ड्यूटी है आपके परिवार के प्रति है, आपके ड्यूटी आपके समाज के प्रति है। सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हो कि बस नॉर्मल से जॉब करके चल दिए, ठीक है, तो आप अपना कर्तव्य निभाओ, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अपना कर्तव्य निभाओ, और जो समाज की रूढ़िवादी सोच है इसे तोड़ो, इससे आगे निकलो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो यार, इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी अगेंस्ट वुमेन? मैं लिखवाता हूँ, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तुम ये समझ गए, इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, हमसे भी बहुत पीछे, बहुत पिछड़े हुए देश हैं, पर हमको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सिर्फ 11.8 है, ठीक है। विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तुमको ये पेज पे दिख रहा होगा, जहाँ पे ये इमेज दिखी है, जहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे छोटा सा एक जिक्र जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ है, ठीक है, घरेलू हिंसा का। ये चीज़ें आपके समझने लायक नहीं है, पर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को। हम कुछ कर सके या नहीं कर सके, कम से कम संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए। आप सड़क से चल के जा रहे हैं, कोई कुत्ते का बच्चा भूख से वो किकिया रहा है, आप नहीं दे सकते, सक्षम नहीं है, या आपकी गाड़ी चल दी, आप पीछे नहीं आ सकते, भले ही आप उसकी सहायता ना कर पाए, पर संवेदनशीलता का ये होना चाहिए, अंदर वो होना चाहिए, महसूस भावना होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप मतलब मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन है और किसी दुकान पर गए और फिर आप मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को जो मजाक उड़ाते हैं जानवरों का और अलग अलग चीज़ें करते हैं। संवेदनशीलता होनी चाहिए व्यक्ति में। खैर, हम कहाँ से कहाँ गए। मेन जो है वो इसी का कहा जा रहा है कि देखो, एक बात याद रखना, एक अच्छा परिवार या एक अच्छा समाज, ये मेरे शब्द नहीं है, ये गंगापुत्र देवव्रत भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर को। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें कभी भी जानना हो कि कौन सा समाज अच्छा है या नहीं, या एक सद्गति वाले समाज की पहचान होती है कि उस समाज में नारी जाति का सम्मान होता है या अपमान होता है ना। जिस समाज में नारी जाति का अपमान होता हो या जिस परिवार में अपमान होता हो, वो समाज कभी ये मेरा श्राप काश में दे सकता, लेकिन मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये श्राप नहीं है किसी का, ये जीवन का सत्य है, ठीक है। तो सम्मान होना चाहिए, ठीक है। लोग कहते हैं ऐसे में कि सर सिर्फ स्त्रियों का सम्मान क्यों, पुरुषों का सम्मान क्यों नहीं? जब पुरुष स्त्रियों का सम्मान करेंगे तभी वो स्त्रियों से अपेक्षा कर सकते हैं कि स्त्रियां भी उनका सम्मान करें।
जहां तक रही स्त्रियों की बात, उन्हें भी पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर फिर इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? बात उस, जैसे मेरे को एक बात बताओ, मानो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, एक तरफ घाव लगा है छोटा सा और एक तरफ कट गया है बहुत ज्यादा, तो पहले मलहम पट्टी कहाँ करोगे? जहां कट गया है वहां पे ना, कि नहीं तो खून तो यहाँ 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 क्या है, चोट लगी है, खून जम गया है, चोट लगी है, यहाँ तो कट गया है, खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, तो मरहम पट्टी पहले यहाँ करोगे। नहीं नहीं, इसके इस चोट के ऊपर कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा? ये भी तो चोट है ना, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा? ऐसा ही होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि केवल हम ये कहते हैं कि पुरुषों को ही, यानी कि लड़के ही सम्मान करें, लड़कियों से भी यही अपेक्षा है कि वो भी गरिमा बना करके रखे। लेकिन आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि सोसाइटी, रियलिटी देखिए, फिलॉसफी में मत खोइए कि अगर ये इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसे भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बस। अरे ये तो देखो कि तुम जिस समाज में रह रहे हो उस समाज की सच्चाई क्या है, ये है उस समाज की सच्चाई। देखो इस फोटो को, मैं झूठ बोल सकता हूं, ये तो झूठ नहीं बोल सकते। क्या है ये? पढ़ा भी नहीं जा सकता इसे, ऐसी जैसी चीजें यहां पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये समाज की सच्चाई है। तो कभी भी अगर तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए कि हम, कोई भी टीचर या कोई भी आकर यही कहता है कि तुम लड़के हो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, तो ऐसे कि कुछ लड़कियां जो हैं, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है या तुम्हारा नुकसान उठा रहा है तो बेशक स्टैंड लो, लड़ाई करो, अपने हकों के लिए लड़ो, पर आमतौर पे संवेदनशीलता रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, ठीक है, यही तुम्हें इंसान बनाता है। खैर यहाँ तुम इसके जो तुमको दिख रहा है इमेज, इसके नीचे यहाँ साइड में देखो, इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो, ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता, तुम क्वेश्चन लिखो, इस इमेज के बगल में क्वेश्चन लिखना। ये क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, तुम लिखो, इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज, आई एस, इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, सच में तो नहीं कट गया सॉरी, इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द सोल्यूशन टू द इनइक्वालिटी, is political empowerment the solution to the inequality, is political empowerment the solution to the inequality against women in India, is against women in India, is political empowerment the solution to the inequality against women in India। दोस्तों ये बात याद रखना हमेशा कि समाज में ये आपको बार बार क्यों कह रहे हैं कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, पर उसके बिना चलना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एनीवेज विल बी मूविंग अहेड, पर ये मेरे को कहना था कि समाज में अगर कुछ भी बुरा हो रहा है या समाज में बुराई है तो पहले तो राजनीति देखो कि पॉलिटिक्स कैसी है। जो आपके देश में पॉलिसीज है, मानो तुम्हारे देश में बहुत चोरी हो रही है, तो ऐसा मत करो कि तुम चोरी करोगे तो गोली मार देंगे, ऐसा दंड बना दिया तुमने। वो चलो ठीक है, ये मैं समझ सकता हूं कि अगर स्ट्रिक्ट लॉस बनाओगे तो लोग डरेंगे, पर लोगों को डराने से ज्यादा कारण समझना जरूरी है कि चोरी क्यों कर रहा है। गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण, तो गरीबी और भुखमरी दूर कर दो। किसको शौक है अपनी, मतलब अपना ईमान दांव पे लगा के चोरी करने का? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो नवाबी शौक वाले, जो चोरी करेंगे शौक के लिए, उनको छोड़ो, वो तो चोर रहेंगे ही, कुछ भी तुम कर लो। पर बाकी समाज से चोरी जो है या कोई भी डकैती जो है, पाप जो है, धुल जाएगा। तो उसके लिए पॉलिसीज देखनी पड़ती है। दूसरा ये देखना पड़ता है कि टीचिंग कैसी है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ऐसा भी दौर था कि जब मिनिस्टर्स जो है इस देश में आते थे और वो पुराने ज़माने में वो देखते थे, जो भी पुराने ज़माने के आपने रिकॉर्ड्स पढ़े होंगे, है ना, ये जो आपके वास्को डा गामा जिन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया, ठीक है, उन्होंने भी रिकॉर्ड लिखा। तो उस समय कोई तुमको ऐसा भिखारी या भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा वहां पे। क्यों नहीं दिखेगा? इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उस समय की जो गुरुकुल प्रथा थी या जो शिक्षा प्रणाली थी वो सही थी, वो मूल तत्व लेकर के आती थी बच्चों में। आज हम वो खो बैठे हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर धीरे धीरे हम सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, क्वेश्चन लिखा, इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, साइट एन एग्जांपल। उसके क्वेश्चन के आगे लिख लो, साइट एन एग्जांपल या गिव एन एग्जांपल। इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, साइट एन एग्जांपल, ठीक है। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या सोल्यूशन है, ठीक है, जिसके तहत विमेन जो है उनको हम कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज अ सोल्यूशन, ठीक है, बिकॉज व्हेन विमेन आर पॉलिटिकली एम्पावर्ड देन दे विल बी एबल टू टॉक अबाउट। अब देखो, मैंने तुमको बताया ना, अगर विमेन को पॉलिटिकली एम्पावर कर दो, है ना, कि ये 542 में से 50 महिलाएं भी, 5 महिलाएं हैं, तो कैसे चलेगा? 542 में से कम 150-200 महिला हो,
या कम से कम 100 महिला हो, अरे चलो 90 हो, उससे कम नहीं होगा, 100 महिला हो करीब 542 में से, तो कुछ तो बोलेंगी, रिप्रेजेंटेशन होगा तभी तो बोलेंगी कि स्त्रियों को ये दुख होता है, आपको ऐसी योजनाएं निकालनी चाहिए कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए कुछ हो सके, है ना, कुछ कुछ आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा हम हमारी संस्कृति में मानते हैं कि जो गर्भवती स्त्री है वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, वो समाज के लिए एक सेवा कर रही है, क्योंकि वो जिसे भी जन्म देगी, चाहे वो पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, हालांकि पुरुष मतलब मेल तो होता ही नहीं है, पुरुष का मतलब होता है परमात्मा का अंश, पर एनीवेज कोई भी स्त्री अगर गर्भवती है तो वो समाज के ऊपर, ऐसा माना जाता है कि वो समाज के ऊपर एक सेवा कर रही है, क्योंकि वो जिसे भी जन्म देगी उसके अंदर ईश्वर का अंश तो होगा ही, और हम कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप है, खैर छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगे, एनीवेज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे सोल्यूशन है विमेन की प्रॉब्लम्स का, अगर विमेन पॉलिटिकली एम्पावर हो गई सो दे विल बी एबल टू रेज देयर ओन इश्यूज, they will be able to talk about their issues, they will be able to form the policies, है ना, that will favor women, they will be able to eradicate, they will eradicate यानी कि हटा देना, erase कर देना, they will be able to eradicate the discrimination against women in the society, ठीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिविजन्स बिकम पॉलिटिकल इश्यूज, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो अब यहां तुम देखोगे फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 14.36% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019, मतलब अगर लोकसभा में 100 पुरुष हैं, 100 मेल हैं, तो 14 15 पकड़ते हैं, चलो हालांकि 14 ही पकड़ना चाहिए, 0.5 से कम है, 15 पकड़ते हैं, तो 100 मेल्स हैं तो 15 फीमेल्स हैं, तो मेरे ख्याल से 85-15 का रेशियो चल रहा है, ये एटलीस्ट अगर 70-30 तक आए एटलीस्ट तो कुछ बात बन सकती है, मेरे ख्याल से आने वाले समय में आएगा, पहले और कम था, आपकी बुक में कोई और स्टेटिस्टिक लिखा हो सकता है, आप नेट पे चेक कर लेना, मैं इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा इज टच 14.36%, है ना, दैट शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%, ओ माई गॉड, जो लोकसभा है पूरे देश की, जो जहां प्रधानमंत्री मोदी जी बैठते हैं, है ना, पूरे देश की जो भारत सरकार जहां बैठती है, जो लोकसभा है वहां पे तो चलो ठीक ठाक परसेंटेज है, कितना है 14.3%, है ना, अराउंड 15% है विमेन रिप्रेजेंटेशन, पर जो हर एक स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें रिप्रेजेंटेशन लेस देन 5% है, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। 2019 का स्टेटिस्टिक जो है वो हमको इस बारे में बता रहा है, या 2019 का स्टेटिस्टिक इस बात की पुष्टि कर रहा है। इसके नीचे यहां अच्छा है कि पंचायती राज ने एक चीज अच्छा किया है कि भारत में नियम बनाया गया है कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो कि पंचायती राज है, या शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे, पर्टिकुलरली पंचायती राज, वहां पे क्या हुआ है कि वहां पे 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, कि 1/3 सीटों पे औरतों को छोड़ के कोई और बैठ ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। हाँ, कोई कोई औरत चुनाव नहीं जीती या किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया इलेक्शन, खाली रखेंगे, पर ओनली विमेन कैन ऑक्यूपाई दोज 1/3 सीट्स। अब ये सारी चीजें थोड़ी अनफेयर लगती होगी, पर अब वहां गांव के पंचायती राज, गांव के दूर दराज इलाकों में अब ऐसा हो रहा है कि भाई 50 साल से सिर्फ पुरुष ही, मतलब 5 पंच है तो पांचों पुरुष ही है ना, तो उनको लगता होगा कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, उससे थोड़ा सुधार आया है मेरे ख्याल से, अब कितना आया है वो तो हमें नहीं पता है, ठीक है। म्यूनसिपालिटीज में भी रिजर्वेशन होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में, लोकल थर्ड टायर गवर्नमेंट में, बीट द पंचायती सिस्टम, बीट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, 1/3 ऑफ द सीट्स है ऑलवेज रिजर्व फॉर वुमेन। इसका क्या कारण है मैंने आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट, चलो सेंट्रल असेंबली लोकसभा में तो रिप्रेजेंटेशन इज अराउंड 14.3, है ना, अराउंड 13.3 कुछ ऐसा था ना, 13 या 14%, कितना रिप्रेजेंटेशन था भाई, 14.36, है ना, सो 14.36 आपका रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, चलो मैनेज कर सकते हैं, पर स्टेट असेंबलीज में लेस देन 5% भी नहीं है, उससे भी कम है, तो इतना कम है, इसलिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट में जो हर एक स्टेट में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायती सिस्टम्स है वहां पे 1/3 रिजर्वेशन दिया है कि 5% से भी कम है, कुछ तो ऊपर आएगा, और शायद ऊपर आया होगा, ठीक है। तो पंचायती राज या पंचायती सिस्टम, या इन द पंचायती राज एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, या इन द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक है, 1/3 ऑफ द सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व करके रखी गई है, ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो लेट मी चेक दिस।
अगर तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, इस ये रिलीजन कम्युनलिज्म दूसरा टॉपिक होगा, एनीवेज अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, यस इट इज अ सॉल्यूशन. If women are politically empowered, then they will have more representation in politics. If they'll have more representation, then women will be able to raise their issues. They will be able to talk about their issues. They will be able to make policies favoring women. They will be able to work on eradicating the discrimination from the society. ठीक है, ये सब तुम लिख लो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, पॉज करके वीडियो पीछे भी कर सकते हो. ठीक है, साथ ही साथ तुम ये भी लिख देना, इसी क्वेश्चन का आंसर होगा जो अभी मैंने तुमको बताया, इसमें ये भी लिखना तुम आगे चल के कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन in politics is not very good in India. In the Lok Sabha, the representation is around 14.36%, है ना. In the state assemblies या in the state governments, the representation is less than 5%. One good thing is that the third tier of government, that is the Panchayati Raj or the municipal corporations, have reserved 1/3 of seats for women. ठीक है, सो द विमेन रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस इतना लिख देना. ठीक है, ठीक है, वो तुमसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं. ठीक है, why women representation is important in politics? Because if women have representation, है ना, पहले लिख देना women have ना, women का जो representation है very low representation. women का politics में बहुत low representation है. ऑल्सो एट द सेम टाइम विमेन का लो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में. चलो हम मानते हैं अगर विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया तो इससे क्या होगा, विमेन जो है अपने इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगी, अपने इश्यूज को रेस कर अपने इश्यूज को, अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स एक नारी जाति के तौर पे वो फेस करते हैं उनको रेस कर पाएगी. ठीक है ना, पॉलिसीज बना पाएंगी. ठीक है, पॉलिसीज बना पाएंगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ विमेन. विमेन की बेटरमेंट के लिए पॉलिसीज बना पाएंगी. ठीक है ना, दे कैन वर्क टुवर्ड्स. ठीक है, दे कैन वर्क टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग डिस्क्रिमिनेशन. दे कैन वर्क टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग डिस्क्रिमिनेशन. समाज से भेदभाव हटाने के पीछे वो काम कर पाएंगी. देखो, एक तो मेन कारण ये है कि वाई विमेन रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, तो इस आंसर में तुम ये मत भूलना, इनमें से एक पॉइंट भूल जाओगे चलेगा, पर इस चक्कर में ये मत भूलना कि तुम्हें ये भी लिखना है कि जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में विमेन रिप्रेजेंटेशन अराउंड 14.3% है. ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है लेस देन 5%. ठीक है, और साथ ही साथ जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं आपके थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं या पंचायती राज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, पंचायती राज और इसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है विमेन को. ठीक है, बस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया.
रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ओ कम ऑन यार। रिलीजन यानी कि धर्म, वो पहले कहते हैं, धर्म तो नहीं कह सकते। धर्मा डज नॉट मीन्स रिलीजन, धर्मा मीन्स द राइटियस थिंग। मेरा धर्म अलग हो सकता है, तुम्हारा धर्म अलग हो सकता है। मेरे लिए दान बड़ा धर्म हो सकता है, तुम्हारे लिए भक्ति बड़ी धर्म हो सकती है। किसी के लिए सत्य वचन बोलना, किसी के लिए पंक्चुअल रहना, हमेशा सही टाइम पे आना धर्म हो सकता है। तो धर्म की व्याख्या अलग अलग है। एकम सत्यम विपरा बहुता वदंती, सत्य बदलता नहीं है साहब। तो धर्म क्या है? द राइटियस थिंग। मैं इसलिए तो कहता हूं कि एक्सीलेंस की तरफ जाओ, स्टडी में तो जाओ कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 85% या 90%। वाई कैंट बी आई 95? वाई कांट आई हैव 99? इज इट पॉसिबल? यस इट इज। तो एक्सीलेंस की तरफ जाना होता है। एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से ठीक है, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, सेंट लगा के सुगंध लाते हैं, कुछ लोगों के चरित्र से खुशबू आती है। वो जहां जाते हैं लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। ये नहीं कि वो दमदार आवाज में बात करते हैं, नहीं, चरित्र अच्छा है। जो सत चरित्र व्यक्ति है उसका सदैव लोग सम्मान करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि भोले भाले बन जाओ और लोग तुम्हारा फायदा उठा ले, नहीं। मूर्ख के बीच में और सच्चरित्र व्यक्ति के बीच में फर्क होता है। अंतर कैसे? मूर्ख जो है, अगर कोई उसके साथ बुरा करेगा फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, वो कायर रहेगा। और जो सच्चरित्र व्यक्ति है वो अपमान नहीं सहेगा। नहीं, वो अगर सही बात कह सकता है तो गलत बात का प्रतिकार भी कर सकता है। ये कैरेक्टर डेवलप करो अपने अंदर, एकदम से नहीं हो जाएगा पर कोशिश करो, ठीक है। यस, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, इसके ऊपर ही क्वेश्चन लिखो, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स? या इज द रिलेशनशिप, ठीक है, इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन रॉन्ग? पॉलिटिक्स के बीच में और रिलीजन के बीच में क्या संबंध है? यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अलग अलग तरीके के, पता नहीं अब रिलीजन के लिए दूसरा शब्द क्या होगा हिंदी में धर्म के अलावा। चलो हम फिलहाल रिलीजन ही कहते हैं, है ना। इज द रिलेशनशिप, क्वेश्चन लिखो, इज द रिलेशनशिप, इसके ऊपर ही, इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन राइट और रॉन्ग? व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स, इसी सवाल को एक और तरीके से पूछते हैं, What are the various forms religion, आंखों से देखो ये सवाल है, what are the various forms religion can take into politics? What are the various forms religion can take into politics? ठीक है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में कुछ चीजें बतानी है, ठीक है। यस, पेज नंबर देख लेते हैं साहब, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 के लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट में 3 लाइनें लिखी होगी। ये जो आप पेज नंबर 46 पे आइए, ये जो ऊपर का पेज है पूरा पेज नंबर 46 है। पेज नंबर 46 के लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में 3-4 लाइनें लिखी होंगी, गांधी जी यूज्ड टू से, हाँ इसको पूरा अंडरलाइन कर लेना। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन can never be separated from politics. Yes, Gandhi ji used to say that religion can never be separated from politics. इसके आगे नहीं, पहले तुम इतना ही अंडरलाइन करो। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, who said या who believed that religion can never be separated, कि हम जो है रिलीजन को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर शुभम सर कह रहे हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछेंगे हु सेड दैट रिलीजन कैन, है ना, हुज वर्ड्स आर दीस दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तुम्हें लगेगा किसी पागल ने कहा होगा, नहीं, महात्मा गांधी जी ने कहा है, उनका लॉजिक भी सही है ना। महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम पॉलिटिक्स में रिलीजन को घुसा दो, पर मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिक्स को रिलीजन की वैल्यू से सीखनी चाहिए। कि चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो या जैन, पारसी, जो भी तुम्हारा धर्म है, जो भी अलग अलग रिलीजन है, उनमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हर रिलीजन के जो धर्म गुरु है, जो तीर्थंकर है, जो भी है ना, जो भी पैगंबर है, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा कहा है, तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा तुम ले लो, ठीक है। तो रिलीजन के जो वैल्यू है, क्यों रिलीजन में वैल्यू सिस्टम होता है, ठीक है, तो हर रिलीजन में कोई ना कोई परेशानी भी है। तो गांधी जी का ये मानना था कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से वैल्यूज लेनी चाहिए, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो लेनी चाहिए, वो उनका मानना था। तो क्वेश्चन वो तुमसे पूछते हैं कि हु सेड या हु बिलीव्ड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? राष्ट्रपिता, है ना, द फादर ऑफ अ नेशन, महात्मा गांधी जी, ठीक है। आगे अंडरलाइन करना, व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
What he meant by religion was not any particular religion, but moral values that inform all religions. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. उनका मानना था कि धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जो वैल्यू की बातें कही गई है, ये वैल्यूज पॉलिटिक्स को रिलीजन से सीखनी चाहिए और इन वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना चाहिए. तो रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो वैल्यूज के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है ना. व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स? हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? महात्मा गांधी. ठीक है. हु बिलीव्ड रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? महात्मा गांधी. ठीक है. एनीवे से क्वेश्चन लिखा, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स? इफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग? Ideas, ideals and moral values taken from different religions should guide politics. People should be able to express their needs, interests and demands as a member of any religious community. देखो पहला पॉइंट तो वही है जो महात्मा गांधी जी ने कहा था. ठीक है. Is the relationship between politics and religion wrong? Not necessary. पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच का रिलेशनशिप रॉन्ग नहीं है अगर ये चीजें होती हैं. अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन का रिलेशनशिप ऐसा है कि पॉलिटिक्स रिलीजन के मॉरल वैल्यूज में से कुछ सीख रही है तो सही है. दूसरा क्या है ना, जैसे यहाँ तुम एक एक पॉइंट्स पढ़ोगे, ये सब छोड़ दो तो नीचे आओ. हाँ, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे होंगे. बट दे डू सीम वेरी रॉन्ग. और हाँ, आइडियाज क्या लिखना है यहाँ पे? हाँ, ये हो गया. तुम ये पिंक लाइन छोड़ दो, नीचे से अंडरलाइन करना. आइडियाज, आइडल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन, जो गांधी जी ने कहा, इज द रिलेशनशिप राइट और रॉन्ग बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन और पॉलिटिक्स और कम्युनिज्म? नो, द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप इज नॉट रॉन्ग इफ it is a healthy relationship, it is a good relationship, है ना. If politics draws its values from religion, then it's a good relationship. दूसरा, people should be able to express in politics the needs, interests and demands as a member of the religious community. अगर मानो तुम हिंदू हो और तुमको रामनवमी का जुलूस निकालना है तो तुमको सरकार को बताना पड़ेगा कि रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं, तो सरकार उस हिसाब से बंदोबस्त करेगी. तो तुमको जो भी त्योहार मनाने हैं, तुमको जो भी एक्टिविटी प्लान करनी है, वो तुम फ्रीली कर सकते हो और इस एक्टिविटी में तुमको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलेगा. तो ये जो है ये दिखाता है कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है ना. ये व्हाट फॉर्म है, जैसे हमने पढ़ा था. ठीक है, हमने क्या देखा था इसमें, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स? अलग अलग फॉर्म्स रिलीजन ले सकता है पॉलिटिक्स में. ठीक है. एनीवेज, ठीक है, पहले तुम ये देखो, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग? सी ऐसे लिखना स्मार्ट आंसर थोड़ा, कि द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स इज नीदर राइट नॉर रॉन्ग, है ना. इट कैन गो ईदर वेज, डिपेंड्स अपॉन वेदर इट्स अ गुड रिलेशनशिप, इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप और नॉट. पॉलिटिक्स शुड लर्न फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द रिलीजन. ठीक है. दूसरा है ना, people from any religious community should be able to express their interests and demands. ठीक है. डिमांड भी होती है लोगों की कि मेरे को इतनी सिक्योरिटी दे दो, मेरे को जुलूस निकालना होता है. Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of a religion as to prevent discrimination and oppression. ठीक है ना, कि जो पॉलिटिकल किसी भी देश में एक हेल्दी रिलेशनशिप कब है पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में? जब नंबर वन क्या देखा, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप है जब पॉलिटिक्स रिलीजन के वैल्यूज से इंस्पिरेशन ले रहा है. नंबर 2, जब लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपने डिमांड्स रख सकते हैं. ठीक है, अपने फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड डिमांड्स रख सकते हैं. नंबर 3 वो इस बारे में बात करते हैं कि जब जिनके पास पॉलिटिकल पावर है वो रेगुलेट कर सके. देखो, एक तरफ वो कह रहे हैं कि तुम उनको कंट्रोल कर सकोगे, नहीं तुम इतना ये नहीं कर सकते, शोर शराबा तुम उतना ये नहीं कर सकते. ऐसा ना हो कि एक रिलीजन अपनी एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर रहा है और इसकी वजह से दूसरे रिलीजन का नुकसान हो रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो दूसरे का नुकसान ना हो इसीलिए रिलीजियस एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हैं. और चौथा क्या है, दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली. रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ मिक्स होना गलत नहीं है जब तक किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता. अगर सभी धर्मों को सर्वधर्म सद्भाव, ये भारत की विचारधारा रही है, सभी धर्मों को समान भावना से, सद्भावना से हमने देखा है. ठीक है,
तो कहने का मतलब यही है, ये अगर आपका संविधान भी अपनाता है, आपकी सरकार भी, आपका देश भी अपनाता है, और उन्होंने अपनाया भी है, अगर ऐसा है कि सभी रिलीजन को हम एक नज़र से देख रहे हैं, तो मतलब बात सही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज गुड या इज नॉट बैड, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स, वो ये सवाल ऐसे भी पूछते हैं, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन टेक इनटू पॉलिटिक्स। रिलीजन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, लाइक नंबर वन फॉर्म कैन बी दैट रिलीजन कैन ड्रॉ इट्स मॉरल वैल्यूज फ्रॉम द पॉलिटिक्स। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स कैन, वन फॉर्म कैन बी दैट पॉलिटिक्स कैन ड्रॉ इट्स मॉरल वैल्यूज फ्रॉम रिलीजन। नंबर टू क्या था, पॉलिटिक्स कैन ड्रॉ इट्स, है ना, पहला क्या था, पॉलिटिक्स कैन ड्रॉ इट्स मॉरल वैल्यूज फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। ऑल्सो एट द सेम टाइम हमने देखा था कि द पीपल फ्रॉम एनी रिलीजियस कम्युनिटी या पीपल फ्रॉम एवरी रिलीजियस कम्युनिटी शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर रिलीजियस नीड्स एंड डिमांड्स, है ना। उनके पास, पीपल फ्रॉम एनी, कोई भी रिलीजन हो, पीपल फ्रॉम एनी रिलीजियस कम्युनिटी शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड डिमांड्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या देखा था हमने कि द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट, जो गवर्नमेंट शुड कम ज्यादा करना, गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट द रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन इन केस इट हार्नेसेस द राइट्स ऑफ द अदर्स। और लास्ट में हमने क्या देखा कि द रिलेशनशिप इज नॉट बैड अनटिल एंड अनलेस नो, है ना, कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट में तुम क्या लिख देना, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि दूसरों को परेशानी ना हो तुम्हारे रिलीजन की वजह से, वही मेन है, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स रिलीजन, देखो रिलीजन कैन टेक इनटू, वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन टेक इनटू पॉलिटिक्स। देखो नंबर वन इसमें क्या याद रखना कि पहला फॉर्म होता है कि रिलीजन कैन ड्रॉ इट्स इंस्पिरेशन या द रिलीजन कैन take its values, religion can draw its values from, अरे मैं religion क्यों लिख रहा हूँ, politics आएगा, politics, मेरी जैसी गलती मत करना, politics मैं तो चाहता हूँ जो गलती तुमसे हो सके वो भी मुझसे हो जाए यहीं पर इसी वक्त। politics can draw its values from religion, ये पहला सिनेरियो एकदम क्रिस्प में लिख रहा हूँ, इसको तुम एक्सप्लेन कर लेना, एक बार तुमको पॉइंट याद हो गए ना, एक्सप्लेन करने में कोई बड़ी बात नहीं है। वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन टेक इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कैन, या इज द रिलेशनशिप राइट और रॉन्ग, नो इट इज नॉट रॉन्ग इफ पॉलिटिक्स कैन, दोनों का आंसर एक ही है। वेरियस फॉर्म्स क्या है, पहला फॉर्म होगा पॉलिटिक्स कैन ड्रॉ इट्स वैल्यूज फ्रॉम रिलीजन, दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, every religion can demand, है ना, can put forward their demands, every religion can put forward their demands in front of the government। अगर आपकी कोई, अब इसका ये डिमांड नहीं कि हमको अलग देश चाहिए, नहीं, कोई लाजमी सी डिमांड हो कि साहब ये कर देंगे तो हमारे लिए सही होगा, कि भाई हमारा त्योहार आ रहा है तो आप बनारस हमारे लिए, काशी हमारे लिए पूजनीय है, आप घाट साफ करा दो, करा दिए जाएंगे, सरकार का काम ही वही है। सो एवरी रिलीजन कैन पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये होना चाहिए। तीसरा, ये एक और फॉर्म हो सकता है, तीसरा फॉर्म क्या हो सकता है, तीसरा फॉर्म ये हो सकता है कि द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, government should regulate all religious activities so that it doesn't disturbs others, so that it doesn't disturbs, government should regulate all religious activities so that it doesn't disturbs others, ठीक है। चौथा पॉइंट लास्ट में लिखना, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन रिलीजन, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं मेन। इससे पहले जो तरीका था मेरा लिखवाने का
टेक्सुअल लैंग्वेज में, तो शायद तुमको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कहाँ गया वो वाला, शायद और नीचे है। खैर एनीवेज मेरे को याद तो नहीं आ रहा, पर यही है। कहाँ आ गए हम? हाँ, ये वाला जो तरीका था, व्हाट आर द वेरी आइडियल, है ना, क्या लिखा है, आइडियाज आइडियल्स एंड मॉरल वैल्यूज टेकन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन शुड गाइड पॉलिटिक्स, फलाना ढिमकाना। ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये सब तुम मत इतना मत समझो, या तुम ये भी पढ़ सकते हो, ये भी तुमको मिल जाएगा। मेन तुम ये देखना कि देखो व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स, इज इट राइट और रॉन्ग, इट इज राइट if politics can draw its values from the religion, है ना, वैल्यू उसकी रिलीजन से आनी चाहिए पॉलिटिक्स की। दूसरा कि कोई किसी भी धर्म का है तो उसके पास ये हक होना चाहिए कि अपने धर्म से जुड़ी मांगे वो सरकार के सामने रख सके। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर किसी एक धर्म की गतिविधियों की वजह से दूसरे धर्म को प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट उस धर्म की उनका उनका वॉल्यूम कम कर सके, उस धर्म को रेगुलेट कर सके। तीसरा हो गया। चौथा क्या होता है, याद आए तो लिख देना लास्ट में मस्ती में, क्या है, शुभम सर के स्टूडेंट हो तुम, है ना, कुछ ना आए तो भी पॉइंट बना, हवा में तीर बना सकते हो तुम, हवा से तीर बना सकते हो। आंसर क्या है, लास्ट में लिख देना 14 पॉइंट की, देयर शुड बी नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। अरे हाँ या ना, देयर शुड बी नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी टाइप। ठीक है। Download the app now.